सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें। मेरा कोर टॉपिक भी वही है। सिंस मेरा ये पहला क्लास है आप लोग के साथ, तो मुझे अभी आइडिया नहीं कि आप लोग अभी किस स्टेज पे हैं या कौन कौन सा टॉपिक अभी हो चुका है। सो मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरा कोर एरिया गवर्नमेंट के स्कीम्स, वो स्कीम्स बनते कैसे हैं, योजनाएं कौन कौन सी हैं, क्रियान्वयन कैसे होता है उसका मॉनिटरिंग कैसे होता है, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। उसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक बाकी है वो थोड़ा बता दीजिए मुझे। कौन सा स्कीम कुछ भी नहीं हुआ है? ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा तो आपको आप यहाँ पे सभी मेंस के ही हैं स्टूडेंट, सारे मेंस के हैं, ठीक है। सो दो चीज़ मैं क्लियर कर दूं। जैसे मैं अपने पीजी डिपार्टमेंट में भी क्लास लेता हूं तो एक आध बात स्पष्ट कर दूं। जैसे क्लासरूम में कभी आना हो आप लोग को तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आ जाइएगा, ठीक है। और किसी को जाना है तो वही पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे आप चले जाइएगा। सो दैट कि कोई कनेक्शन वैसे बात करने का आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आराम से जाइए, और आते वक्त भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे क्लासरूम में आ जाइएगा। सो मुझे बताइए कि अभी तक गवर्नमेंट की स्कीम्स कितने आप लोगों ने सुने हैं, नाम कितना सुना है स्कीम का, कौन कौन सा स्कीम का नाम सुना है, योजनाओं का कौन कौन सा नाम सुना है? ठीक, उसका पूरा नाम बालिका साइकिल योजना नहीं है, मुख्यमंत्री, हाँ ठीक है। और हाँ क्या बताइए, योजनाएं तो सारी कल्याणकारी ही होती है। एक सोशल सिक्योरिटी बोल रहे हैं आप और एक सोशल असिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। एक कल्याणकारी होती है और एक समाज को सहयोग देने के लिए होती है जिसमें राशि वगैरह दिया जाता है, ठीक है, जिसको आप इंश्योरेंस कह सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, योजनाएं बता रहे थे, बताइए। जनधन योजना, ठीक है। और उज्ज्वला योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, मनरेगा, ठीक है। मेक इन इंडिया, ओके। ओके ओके। सो इसको ऑपरेट करना होगा, हाउ टू बी, यहाँ से इसका पेन नहीं है, ओके। सो मैनेजमेंट में हम लोग कैसे बताते हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं उसको 3 भाग में आप लोग पहले निश्चित कर लीजिए। अब 2-3 योजनाओं का मैं नाम लिख रहा हूं, आप उससे हमें बताइएगा कि वो योजना है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, स्कीम है या एक्ट है। आपने कभी नाम सुना है? इसका नाम सुना है? इसका नाम सुना है? इसका नाम नहीं सुना किसी ने? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। जीविका का नाम नहीं सुना है किसी ने? जीविका, उसमें कभी उसका नाम नहीं सुना? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जीविका दीदी के तहत, राइट। सो देखा जाए तो आपको कोई एक, पहले मैं क्लियर कर लूं कि 3 अलग अलग चीजें होती क्या है। हर किसी को भी अगर आपको समझना हो कि ये लंबा प्रोजेक्ट है या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, सबसे ज्यादा दिनों, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोजेक्ट, कार्यक्रम से आपका क्या संबंध समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट? लंबे टाइम में चलने वाली प्रक्रिया होता है। व्हाट इज इवेंट? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, प्रोजेक्ट लंबे दिनों के लिए होता है। अगर प्रोग्राम बोले, व्हाट इज प्रोग्राम? लाइक ये 2-3 प्रोग्राम आपने बताया ना अभी,
प्रोग्राम मुख्यमंत्री साइकिल बाल साइकिल योजना, ये एक कार्यक्रम के तहत चलाया जाता है। इवेंट, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, इन तीनों में सबसे लंबा अवधि में क्या चलेगा? प्रोग्राम चलेगा, उससे नीचे प्रोजेक्ट, उससे नीचे इवेंट। और ये सारी चीजें किसी मिशन के तहत की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई सवाल आपसे पूछे और उसमें मिशन शब्द रहे, तो आप जो जवाब दीजिएगा वो हमेशा लंबे अवधि के लिए होगा। कोई भी मिशन तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। नेशनल, अब एक कोई हम मिशन उठा लेते हैं इसमें से और उस मिशन को अच्छे से समझते हैं, तब आपको पूरा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, क्योंकि आपने 3-4 जो नाम बताए थे उसमें ज्यादातर हेल्थ का ही प्रोग्राम था। अब एक मिशन है, इसका मतलब ये बहुत लंबे दिनों तक होगा। आप ये बताऊं या फिर 2-3 और प्रोग्राम का मैं नाम बताता हूं जिसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आया। स्वच्छ भारत क्या है? मिशन है। सर्व शिक्षा अभियान जो पहले चलाया जाता था, वो क्या है? मिशन है। और उस मिशन के अंदर में बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं। अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत क्या क्या काम किया जाएगा? इसके तहत क्या क्या काम किया जाएगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत? रैंडम बताइए। इसके तहत किसी योजना का नाम सुने हैं आप लोगों ने? हाँ, हेल्थ में आंगनबाड़ी, ठीक है। उसको एक मैं क्लियर कर दूं आपको यहां पर, और वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज है इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आंगनबाड़ी वर्कर जो है, बिहार में 2 तरह के विभाग चलते हैं, एक स्वास्थ्य विभाग, एक समाज कल्याण। आंगनबाड़ी का काम समाज कल्याण के विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है, लेकिन उसके जो टारगेट ऑडियंस है उसका हेल्थ भी दिया जाता है। सो अगर ये जवाब है आपका कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से आंगनबाड़ी चलता है या नहीं चलता है, तो गलत है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आंगनबाड़ी जो है वो नहीं चलता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से चलता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, आंगनबाड़ी की सेवाएं जो है वो समाज कल्याण विभाग से चलता है, ना कि स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य के संबंध में जो ज्यादातर योजनाएं आती है वो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में हेल्थ की स्टेटस, अगर हेल्थ का इंडिकेटर देखा जाए, इंडिकेटर समझते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, सबसे खराब इंडिकेटर क्या चीज आता है बिहार में? कुपोषण को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? कैलोरी से। कोई ऐसा डेटा या ऐसा सर्वे हुआ था जिसमें आपका ये जवाब किस पे बेस है? आपने कैसे कहा कि कुपोषण बिहार में सबसे खराब स्थिति में, ये सबसे खराब इंडिकेटर है? ये कहीं पढ़ा? कहीं कोई डेटा आपको नहीं मिला? आप बस रैंडम। बिहार का जो इंडिकेटर है जो सबसे खराब है वो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार में सबसे कम है। यह आंकड़ा कैसे आता है? जब अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें से कितने बच्चे 100 में 1000 में कितने बच्चे मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार की सबसे खराब है। इसका मतलब जच्चा बच्चा की स्थिति सबसे खराब है। तो मिशन में बिहार सबसे ज्यादा जो है इसी पर काम करता है, हेल्थ पे काम करता है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे काम करता है। अब इसको डिटेल में समझिए, प्रोजेक्ट वाइज, एक मैनेजमेंट के तौर पे। मान लीजिए आपको नीति आयोग में काम मिला और आपको बोला गया कि आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कंसल्टेंट हैं, या आप इसको, या फिर आपको सवाल आता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को विस्तार से बताएं। तो पहले मिशन क्या है वो समझ लिया। मिशन है यहां पर सार्वभौमिक, जो मतलब थोड़ी सी यूनिवर्सल हेल्थ के जो स्टेटस आते हैं वो डेटा लाना है और जितने इंडिकेटर है उसको ठीक करना है। गॉट इट? अब हेल्थ, महिलाओं का और बच्चों का हेल्थ कैसे ठीक होगा? अगर ये सुधारना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जन्म के समय बच्चों की डेथ ना हो, इसको सुधारना है, तो कब काम करना पड़ेगा? जन्म के वक्त या जन्म से पहले? जन्म से पहले, यानी माताओं पे काम करना होगा। माताओं पे आज के डेट में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आशा। आशा वर्कर का नाम सुना आप लोगों ने? क्या जानते हैं उसके बारे में बताइए। IAMR से सीधा रिलेटेड है आशा वर्कर।
अब आशा का के बारे में बताइए, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ठीक, इसका फुल फॉर्म पता है किसी को? आशा, ये सिर्फ हिंदी का वर्ड नहीं है, किसी को पता है? एक्रीडेटेड मतलब अंकित या रजिस्टर्ड, सोशल सामाजिक, एच इज हेल्थ, ए इज एक्टिविस्ट कार्यकर्ता। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका मतलब ये पंजीकृत नामांकित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ठीक है, ये काम करती हैं माताओं पे, जो प्रेग्नेंट लेडी है उन पर काम करती है, उनके साथ रहती है, मतलब उनके साथ उनको होम विजिट वगैरह करती है और उनको सारा जो खाने के तरीके हैं वो बताती है ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ये शब्द से परिचित है आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? हाँ, बच्चों का डिलीवरी जो है वो किसी अस्पताल में हो, मुख्यतः पीएससी में हो, घर में ना हो। क्यों ऐसा क्यों आशा वर्कर को लगाया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी घर में ना हो? तो हॉस्पिटल तो बहुत गंदा है, साफ सुथरा भी नहीं है, स्थिति बहुत खराब है, तो फिर लोग हॉस्पिटल में क्यों प्रमोट किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो? स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है, मॉनिटरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो हो घर पे होनी चाहिए। कहाँ पर? अब मैं तो बोला कि हॉस्पिटल आपने देखा है सरकारी, ये हॉस्पिटल की बात हो रही है तो वो सरकारी अस्पताल की बात हो रही है, तो सरकारी अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं है। राइट, करेक्ट। जितना भी हाइजीन का इशू आप बता दें, किसी भी तरीके से अस्पताल सुरक्षित है, घर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट करना क्या है। अस्पताल में एएनएम, नर्स और डॉक्टर के सुपरविजन में जो भी डिलीवरी होगा वो सुरक्षित डिलीवरी होगा। तो पूरा का पूरा कोशिश किया जाता है कि अस्पताल में डिलीवरी हो। अब इसमें और धीरे धीरे जब स्कीम अब एक एक करके जुड़ते जाता है, अब वो समझिए आशा वर्कर एक, अब मैं अगर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के हिसाब से आपको एक ग्राफ बना दूं, तो सबसे पहले जो आएगा वो आता है मिशन। किसी भी स्कीम में, किसी भी जो नाम आपसे पूछा जाए मेंस में, अगर उसमें मिशन शब्द आ गया तो हमेशा लिखिएगा कि ये दीर्घकालीन होगा, ये लंबी अवधि के लिए होगा। इसमें एक साथ कई एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए जाएंगे, किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होगा, ये कई एक व्यापक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको हम लोग कई एक बार अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं। अम्ब्रेला स्कीम कैसे बोला, ये शब्द कहां से आता है? जैसे ये एक छाता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, और ये एनआरएचएम है, इसमें एक आशा का प्रोग्राम चल रहा है। फिर एक एक करके जो जो प्रोग्राम आता है बताते जाता हूं तो आपको समझ में आएगा क्यों इसको अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो उसमें पहला लंबा जाएगा, बहुत लंबा, एक साथ कई एक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसके कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, इसके कोई निर्धारित एकदम एग्जैक्ट लक्षित समूह नहीं है, ये एक व्यापकता की तरह दिखाएगा जो कि कहलाएगा मिशन। सेकंड है प्रोग्राम, ये इससे थोड़ा कम अवधि का होगा। प्रोग्राम कुछ समय निर्धारित हो जाएगा इसके लिए कि ये 5 साल का, जैसे कि पंचवर्षीय प्रोग्राम या 10 वर्षीय प्रोग्राम। उसके नीचे आएगा प्रोजेक्ट या स्कीम। इन सब के इतर एक और चीज आएगा जो आप मैनेजमेंट के हिसाब से समझिएगा, वो है एक्ट, कानून। कई एक चीजें तय कर दी जाएगी उसको, जैसे कि भारत में मिड डे मील योजना के तहत चलाई जाती है, ठीक है, क्या इसको कोई कानूनी मान्यता भी प्राप्त है? मिड डे मील कोई राज्य सरकार चाहे
तो हटा सकती है या नहीं हटा सकती है? अगर ये सवाल पूछा जाए, राज्य सरकार चाहे तो हटा सकती है। जवाब यह है कि राज्य सरकार चाहे भी तो हटा नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग है मिड डे मील के ऊपर। मिड डे मील को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। बच्चों को पोषण को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मापदंड दिए हैं जिसके तहत मिड डे मील को ऐसे बंद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि वो एक एक्ट से प्रभावित है। मनरेगा को आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। राइट, हाँ राइट। तो पॉलिटिकल इसलिए तो बोलते वो एक्ट से संरक्षित है, मिशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट से संरक्षित नहीं है, वो एक्ट से संरक्षित है। मैं पूछता हूं मनरेगा को क्या हटाया जा सकता है? ठीक, क्यों नहीं हटाया जा सकता है? अगर हटाना हो तो क्या करना होगा? विधानसभा में पारित कराना होगा, सॉरी लोकसभा में उसको संशोधित करवाना होगा या लोकसभा से उसको जाकर हटवाना होगा। वो एक्ट से संरक्षित है। तो जो इनके अलावा एक एक्ट से संरक्षित है। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसमें आइए। आशा वर्कर हुआ एक कार्यकर्ता जो कि महिलाओं को बताएगी इसमें क्या क्या काम करेगी। इसमें एक प्रोग्राम चलता है इंद्रधनुष, नाम सुना है इंद्रधनुष का? क्या होता है उसमें? राइट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का स्कीम है वो। तो ये छाता के नीचे जो दूसरा आ जाएगा वो इम्यूनाइजेशन हो गया, जिसको हम लोग मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं। अब उसमें भी मिशन है। तो क्यों मिशन है? चूंकि वो बहुत लंबे समय तक टीकाकरण का एक पूरा डोज है, डीपीटी, डिप्थीरिया, और पूरा 5 साल तक है, फिर उसका बूस्टर डोज है। तो जितना काम होगा वो आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में माताओं की सुरक्षा हो गई, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गया। जो हॉस्पिटल में या जो आशा वर्कर काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं HBNC, होम बेस्ड नेटल केयर। आशा वर्कर अगर जाएंगी माताओं से मिलने तो क्या बताएंगी कि घर में घरेलू सामान को रखते हुए आप उनको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। इस केयर जो प्रणाली है उसको होम बेस्ड नेटल केयर कहते हैं। वो भी आता है नेशनल रूरल हेल्थ में। इसको ठीक से लिख नहीं पाया, गंदा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया होम बेस्ड नेटल केयर। तीसरा, अगर माता जन्म देगी अस्पताल में बच्चे को तो कितना रुपए उसे मिलेगा, और उस योजना का नाम क्या है? कुछ रुपया मिलता है, आप लोगों को पता है? कुछ रुपया मिलता है। अगर लड़का हुआ तो कितना रुपया मिलेगा, लड़की हुआ तो कितना रुपया मिलेगा? लड़की भी ज्यादा मिलता है। आप लोगों को कोई आइडिया? मैम 3,000 लड़कियों पे। इस रैंडम गेस और यू नो डैट, मतलब आप गेस कर रही हैं? रॉन्ग आंसर। 2,000, 5,000। मैं नो आइडिया। सो बेसिकली अमाउंट जो है, जो लेटेस्ट अमाउंट जो मेरी जानकारी में है वो 1,400 रुपए है। और 1,400 रुपए है या 2,000 है उसके लिए चिंता मत कीजिए। उस स्कीम का नाम के बताइए जिसको प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है। प्रोग्राम आप समझ गए कि ये आशा वर्कर प्रोग्राम है। मैं आपको एग्जैक्ट प्रोग्राम के डिटेलिंग को नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको उसके स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं कि कैसे ये काम कर रहा है। ये मिशन बन गया, ये आशा वर्कर हो गई, और गंदा ही हो जा रहा है। और ये किस स्कीम के तहत उनको 1,400 रुपए दिया जा रहा है? उसका नाम है JBSY।
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। जननी एवं बाल सुरक्षा की योजना के अंतर्गत लड़का हो या लड़की दोनों में राशि की मूल्य सेम रहेगी। अगर उसका देहांत हो जाता है बच्चे का तो भी वो राशि माता को मिलेगी। इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि बच्चा अगर डेथ हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, ट्रांसजेंडर हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा आपको 1400 रुपए मिलेंगे, उसके अकाउंट में मिलेंगे, माता के नाम पे जो अकाउंट है उसके नाम पे मिलेंगे पैसा। और आशा वर्कर का काम है कि वो 3rd ट्राइमेस्टर में ही माता का अकाउंट खुलवा दे, बैंक अकाउंट खुलवा दे, पंजीकरण करवा दे अस्पताल में। एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, एट द डे ऑफ डिलीवरी 1 या 2 दिन में वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर को, तो मिशन से अंतिम में 1400 रुपए क्या ये, फिर यहां पे JBSY जोड़ दीजिए। देखिए एक अम्ब्रेला में इतने सारी चीजें कवर हो रही है, आशा वर्कर, इम्यूनाइजेशन, HBNC, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि विस्तार में चर्चा करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बारे में, जैसे शुरू में ये NRHM था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आज के डेट में इसको हटा दिया गया है R को, नाउ इट इज NHM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके बारे में चर्चा करें तो आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक व्यापक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई है। इस मिशन के तहत कई एक सारे प्रोग्राम, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे कि आशा वर्कर से संबंधित इम्यूनाइजेशन, उससे संबंधित HBNC, उससे संबंधित जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। और ये सारा का सारा एक अम्ब्रेला स्कीम जिसको NRHM बोलते हैं किया जाता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई पोस्टर देखिएगा तो उसमें NHM का लोगो दिखाई देगा, ठीक है। और ये NHM का लोगो का मतलब ही है कि वो मिशन मोड में चलाया जा रहा है। और वो योजना टाइम टू टाइम कुछ फौरी तौर पे, फौरी मतलब इमीडिएट रिलीफ देने के लिए भी NHM में प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे कि बिहार में कुछ प्रमुख जिलों का नाम बताइए जहां पर कुछ बीमारियां सीजनल आती हैं। बिहार में कुछ जिलों का नाम बताइए जहां पर कुछ बीमारी बहुत सीजनल आती है और वो उसी जिले के आसपास होती है। पटना में डेंगू, और डायरिया। जापानी इन्फेस्टिलाइटिस का नाम सुना है आपने? मुजफ्फरपुर चमकी, जापानी इन्फेस्टिलाइटिस ऑल्सो इन मुजफ्फरपुर। कालाजार सीतामढ़ी इस इलाके में होता है, पूर्णिया के क्षेत्र में होता है। और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। वो मौसम ऐसा होता है जिस समय चमकी बुखार भी आएगा, जापानी इन्फेस्टिलाइटिस भी आएगा। जापानी इन्फेस्टिलाइटिस का लीची से बहुत संबंध है या नहीं है, स्टिल रिसर्च का टॉपिक है, जो बच्चों के डेथ वगैरह भी हो जाते हैं। उस समय भी इमीडिएट कुछ इवेंट्स वगैरह चलाने पड़ते हैं स्वास्थ्य मिशन को। कि अभी चूंकि अब उस वक्त तो राहत देना ही होगा, तो जापानी इन्फेस्टिलाइटिस का टीकाकरण जो है वो कोई शेड्यूल टीकाकरण नहीं है, वो तभी दिया जाएगा जब कुछ वैसा प्रॉब्लम आता है। या काला जार को लेके टाइम टू टाइम कुछ कुछ जगहों पे योजनाएं चलाई जाती है। बिहार में सबसे गंदा पानी से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो समस्या है वो मुंगेर जिला में शुरू होता है। सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट वाटर और वहां पर आर्सेनिक वाटर का प्रॉब्लम मुंगेर में शुरू होता है। वहां पर भी एक योजना चलाई जाती है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, दैट वी कॉल वाटर ATM। मुंगेर में खैरा है ब्लॉक, खैरा ब्लॉक का जो पानी है वो इतना आर्सेनिक है कि जो अगली नस्लें हैं जो वहां पर पैदा होती हैं वो पूरी तरह फिट नहीं पैदा होती हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन विकीपीडिया ऑन खैरा ब्लॉक, सर्च करना मुंगेर के बारे में, यू विल गेट शॉक कि ये इतना खराब और भयावह स्थिति है। वहां वाटर ATM इंस्टॉल किया गया है, दैट इन द कोलैबोरेशन ऑफ BMGF और NHM। अब 2-3 जब आप नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ते हैं तो यहां पर इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और हमें आर्थिक सहायता
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता की अपेक्षा होती है। तो अगर आपको इस पर सवाल आए और अगर आपने उस पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता के बारे में चर्चा नहीं की तो आपका जवाब पूरी तरह कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैंने अभी एक शब्द BMGF का नाम सुना है, BMGF का, BMGF, Did you hear about this line, this word, कभी सुना है? BMGF एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, इसका पूरा नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इन्होंने काफी फंड्स दिए हैं बिहार सरकार को और उसके स्वास्थ्य पे काम करने के लिए इनके अलग अलग ब्रांच पे बहुत सारा फंड उनका अवेलेबल किया हुआ है। ना ही बिहार, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ भी उन्होंने जबरदस्त कोलैबोरेशन में काम किया है और काफी फंड्स दिया है। आप अक्सर देखते होंगे कि गेट्स फाउंडेशन के लोग यहाँ आते रहते हैं। बिल गेट्स भी यहाँ पर खगड़िया में, दानापुर में 2 बार विजिट कर चुके हैं। मिलिंडा गेट्स भी खगड़िया आ चुकी हैं जस्ट टू सी दिस कि उनका प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिलता है। इसके अलावा कई एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आगा खान फाउंडेशन है, वो पैसा इसमें देती है, यूरोपियन यूनियन है, वो पैसा देती है, और भारत सरकार की योजनाओं का जो मद है उसके तहत इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आपको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आती है और उसको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से चलाया जाता है। यहां तक इतना बताया गया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अगर मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूं कि सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या चलाया जाएगा, कार्यक्रम या परियोजना? सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, कार्यक्रम और परियोजना। हाँ, स्कीम, सो दैट इज वेरी फॉर स्मॉल टाइम। इस स्कीम को एक्ट से रिलेट मत कर लीजिएगा। स्कीम टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है, लेकिन मिशन चेंज नहीं होता है। कुछ देर जैसे हम लोग जब कोविड के दौर में थे तो उस समय मिशन क्या था? दूरी बना के रखना, डिस्टेंस रखिए 2 लोगों के बीच में। और अभी कुंभ में भीड़ लगाना है, अभी मिशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना। 144 साल के बाद लगा है तो सब लोग आ जाइए। उस समय अगर ये बोला था कि 144 साल के बाद कोविड आया है, तो हर बार आपको ऑब्जेक्टिव जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन मानव कल्याण का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं बदलता है। तो हर बार जो भी सवाल है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, शब्द में ध्यान दीजिए। अगर मिशन शब्द है तो ये ना ही जल्दी होगा, ना ही इसका कोई एक परियोजना होगा। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या होता है? कोई एक काम होगा? मतलब अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्वच्छ भारत मिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्वच्छ भारत मिशन, आप क्या जवाब दीजिएगा? स्वच्छ भारत मिशन से आप क्या समझते हैं? इसमें एक चीज में आप इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैं कुछ और बोलूँ। मैं बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना है आप लोगों ने? SDG क्या है? हाँ, पहला गोल क्या है? गलत, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सेकंड है वो सीरियटम छोड़ भी दो, तो गोल को देखो, शब्दों को पकड़ो। इरेडिकेट यूनिवर्सल पॉवर्टी, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये 2 मिनट का काम तो नहीं है। अब ये UNDP का गोल है। उस गोल के अंदर आपने ध्यान दिया कि इरेडिकेट यूनिवर्सल पॉवर्टी या टू स्प्रेड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ब्रह्मांडीय शिक्षा जो बोल सकते हैं, सभी को शिक्षा, एक तरह का शिक्षा, वो उन्होंने तो एक लाइन में दे दिया, ठीक है। क्या वो एक लाइन पूरा करने के लिए कोई एक कार्यक्रम सक्षम होगा? कई एक प्रोग्राम चलाने होंगे, छोटे बड़े, स्कीम, एक्ट, सबके साथ उसको आच्छादित करना होगा। तो गोल जो है, जो निर्धारित करते हैं, मिशन जो निर्धारित करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा मैनेजमेंट के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लीजिए। क्या करूं? अच्छा, मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, वहां हम लोग चौक से लिखते हैं। वी हैव अ स्मार्ट क्लास,
कि बट वो स्मार्ट क्लास में अमूमन कम ही क्लासेस हो पाते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्लास और चौक से लिखते हैं। अगर पटना विश्वविद्यालय में दरभंगा उसमें आप आइएगा तो मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा पढ़ाते हुए। एनीवे एन कॉलेज में थोड़ा घूमता रहता हूँ इसलिए वहाँ भी देखा होगा। ये बोर्ड दरभंगा हाउस में ही बोर्ड है, लेकिन हर क्लासरूम में बोर्ड नहीं है। हाँ, एक क्लासरूम में बोर्ड है, उसको स्मार्ट क्लास में बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जो गोल बना रहे हैं, जैसे ये जो गोल बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, या अभी मिशन का जो आपने बताया स्वच्छ भारत के बारे में आपने जब पूछा मैंने कि स्वच्छ भारत क्या है, तो आपने बोला हेल्थ एंड हाइजीन को लेके है। सो गोल जो भी होगा ना वो बहुत स्पेसिफिक होगा, बहुत कंफ्यूज और क्लटर्ड मत रखिएगा, बहुत स्पेसिफिकली लिखिएगा कि एग्जैक्ट गोल क्या है। जब स्वच्छ भारत आप जो बताएं कि हाइजीन और स्वच्छता स्वच्छ हेल्थ को लेके, अगर स्वास्थ्य रहेगा, अगर साफ सफाई रहेगी तो हाइजीन और स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कैसे हैं, तो आप बोले कि मेरा शरीर गर्म है। जवाब यह है कि बुखार होगा तो शरीर गर्म हो जाएगा, साफ सफाई होगी तो हाइजीन आ जाएगी। तो वही मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि आप लोगों का कितना बैकग्राउंड क्या है, बट थोड़ा सा ये जानना कोई बड़ा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी गोल हो वो बहुत स्पेसिफिक हो। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक मिशन हो सकता है। स्पेसिफिक मिशन क्या है? अगर सर्व शिक्षा अभियान है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात आएगी। ठीक है, क्या उसमें रोजगार की बात आएगी? नौकरी कैसे करना है बात आएगी? क्या उसमें बिजनेस स्टार्टअप की बात आएगी? नहीं, सिर्फ शिक्षा की बात आएगी। क्या उसमें डाइट की बात आएगी, फूड की बात आएगी, भोजन की बात आएगी? नहीं, दैट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक है। हम सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन में क्या आपके भाषा की बात आएगी? नहीं, चूंकि आपने सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरा, किसी भी चीज को अगर आप अनंत काल तक के लिए छोड़ दीजिए तो वो कभी पूरा होगा? या आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर उसको निर्धारित नहीं किया जाए तो वो कभी पूरा होगा? जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि हम 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगे, 100% डिलीवरी जो हो वो हॉस्पिटल में हो। तो ये डेटा मेजरेबल किया जा सकता है, मापा जा सकता है? कैसे नहीं, कैसे क्यों नहीं मापा जा सकता है? नहीं, मैं बोला हूं कि हाँ, तो एक तो डेटा निकाला जा सकता है, बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसका कितना रेशियो हॉस्पिटल में राइट, कितना घर में हो रहा है, जानकारी डेटा मेजरेबल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई जिला है तो जिला में एक समय में कितने बच्चे जन्म लेंगे ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 100% पॉपुलेशन में 33% ऑफ कपल इज एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, आउट ऑफ 30% ऑफ पॉपुलेशन अप्रॉक्स 19% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बर्थ के एज पे है। तो हम एनीवे पॉपुलेशन से कैलकुलेट एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस साल कितने नए बच्चों का जन्म होना है। ठीक, उसके बाद जब बच्चे जन्म लिए तो उनको सिस्टम में तो आना ही होगा। अगर वो सरकारी सिस्टम में जन्म नहीं लिए, घर में लिए हैं, तो भी उनको टीका करवाना होगा, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जब कभी वो टीका करवाने जाएंगे तो आप देखिएगा उसके पास एक यूनिवर्सल कार्ड होता है, बिना उस कार्ड के टीका नहीं मिलता भारत में। वो टीका फ्री में मिलता है, बहुत जगह पैसा देके भी मिलता है, फ्री में भी मिलता है। वो कार्ड बनाइएगा, बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा। बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनाइएगा तो फिर आपको म्यूनिसिपैलिटी में बनाना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन, हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी अस्पताल में हुआ है या घर पे हुआ है। गॉट इट? अगर 100% के हम दावा कर रहे हैं, सो दैट शुड बी मेजरेबल, मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, जो भी आप गोल रख रहे हैं वो क्या संभव है या असंभव है? नहीं, जैसे कि असंभव गोल कि हम 2027 में सारा काला धन ले आएंगे, ये संभव है या असंभव है? लेकिन गोल तो था। दूसरा असंभव गोल कि हम भारत में किसी को बीमार होने ही नहीं देंगे, यह असंभव है। संभव क्या है?
हर बीमार के लिए अस्पताल रहेगा, ये संभव है। सो वट एवर यू आर गोल डिसाइड, जैसे कि बच्चे जो जन्म लेंगे, ये संभव है कि हम 2030 तक एक भी बच्चा पोलियो से या पोलियो ग्रसित पैदा नहीं होगा, यह संभव है या असंभव है? आप संभव है सर, उसका टीकाकरण अगर राइट, ये संभव है। मैंने बोला 2030, हम हैं 2025 में। अगर 5 साल तक सभी माताओं को पहले ही इसका टीका दे दिया जाए, प्री कोविड वाला वैक्सीनेशन दे दिया जाए, सॉरी प्री पोलियो का दे दिया जाए एट अ टाइम, तो कभी भी बच्चा पोलियो से नहीं होगा। ये बीमारी को खत्म कर दिया गया है बहुत देशों में। हमारे ही इस रीजन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में अभी भी टीका उन लोगों ने ठीक से नहीं लिया ड्यू टू सम रिलीजियस और अदर मिथ है, तो अभी भी कुछ बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं पोलियो से। इसको पूरी तरह हटाया जा सकता है, हम पोलियो फ्री हो सकते हैं। ठीक है, वट एवर गोल आप बता रहे हैं या सरकार बना रही है, उसको देखिए कि क्या वो अचीवेबल है या नहीं है। दूसरा है कि अचीवेबल है, जैसे अभी मैंने बोला कि 2025 में 2030 में पोलियो फ्री हो सकता है नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये 2025 के मार्च में कि 3 महीना में हम पोलियो फ्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, अचीवेबल तो है ना। अगर पूरा देश लग जाए पोलियो का ड्रॉप पिलाने में तो अचीवेबल है कि नहीं है। लेकिन ये क्या संभव हो पाएगा? पूरी मशीनरी सिर्फ एक काम कर पाएगी? तो ये उस हिसाब से जो काम है वो योजनाबद्ध होना संभव नहीं है। और कोई एग्जांपल के तौर पे अगर देखिए कि अगर मैं बोलूं कि मैं बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा दिया जाएगा बिहार में, या बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी जाएगी कि सभी के सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हो, ये अचीवेबल है? क्यों नहीं है? सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं? हो सकते हैं, तो एनी टाइम अचीवेबल। बट दैट विल शो द रियल, क्या वो रियल एजुकेशन सिस्टम होगा? सिर्फ फर्स्ट डिवीजन करवाना रियल होगा? अब आप समझिए, संभव असंभव हो सकता है कि पूरा का पूरा बच्चों को आप क्वेश्चन ही पूछ दीजिए एबीसीडी, सबका सब लिख देगा। ऐसे थोड़ी कि एबीसीडी पूछेगा तो वो नहीं लिखे। 9th 10th के बच्चों को बोर्ड के एग्जाम में अगर आप एबीसीडी पूछेगा, सिलेबस पूरी तरह घटा दीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। सो वट एवर द गोल वी डिसाइडेड, लाइक स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर आप देख लीजिए कि क्या ये संभव है कि हमारी सड़कें पूरी तरह से साफ हो जाए और एक भी कचरा नया ना गिरे? ये बिल्कुल संभव है और बहुत राज्यों ने ऐसा करके दिखाया है। लेकिन जो व्यवस्था और जो क्राउड में हम लोग रहते हैं वो उतना रियल नहीं है। कचरा आएगा, आपको कचरा 2 या 3 बार उठवाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क है और सड़क पे इतने सारे लोग रह रहे हैं और ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कचरा बनाते हैं, धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में वो आएगा। सो दैट शुड बी रियल। कोई भी गोल अगर एक समयबद्ध तरीके से नहीं बनाया गया कि आप 5 साल में क्या करना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, या 3 साल में क्या करना चाहते हैं, तब तक वो गोल का कोई मतलब नहीं है। आपने कोई लक्ष्य बनाया होगा ना कि मैं 17वीं बीपीएससी 2025 में 3 दिन की तैयारी में, अब हर वीक में 5 दिन पढ़ाई करके इसको कैलकुलेट करके पास करूंगा, कि सोचा होगा। सो जो भी उद्देश्य या मिशन या प्रोग्राम बनाते हैं या उसको जब आप लिखते हैं तो वो एक समयबद्ध तरीका से होता है। That is time. So what is this? इसको पढ़िए क्या है? स्मार्ट। दिस इज स्मार्ट टूल। इसी को मैनेजमेंट में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जब उनके गोल, जब कॉर्पोरेट में गोल निर्धारित करवाए जाते हैं तो उनको स्मार्ट की तरह बताया जाता है कि आप स्पेसिफिकली बताइए कि इस साल कितना कैलकुलेशन होगा, क्या वो अचीव करने लायक है या नहीं है, रियल टाइम ऑन पे है। अगर आपको कोई सवाल लिखने को मिले या फिर कोई योजना के बारे में लिखने को मिले, अगर कुछ ज्यादा मटेरियल दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो आप इस टूल को याद रखिएगा। ठीक है, इस टूल के बाद एक और टूल है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें और उस दूसरे वाले टूल में अंतर क्या है? इसमें आप देखिएगा कि ये सिर्फ नंबर्स पे बता रहा है, ये सिर्फ नंबर बता रहा है। टी क्या बताएगा? वो नंबर में आता है, जो भी है 5 साल 10 साल रियलिस्टिक है, मेजरेबल है या नहीं, नंबर बताएगा। स्पेसिफिक
कितना स्पेसिफिक, 1 2 3 या 4 नंबर बताएगा। ये सारी की सारी चीजें नंबर्स बताते हैं। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ नंबर गेम नहीं होता है। महिला सुरक्षा को आप किस नंबर पे आंकिएगा? अगर मैं बोलूं कि कोई महिला सुरक्षित महसूस कर रही है तो उसको आप स्मार्ट टूल पे बता पाइएगा? कितना स्पेसिफिक, कितना मेजरेबल, कैसे मापा जाए? आप किसी के साथ बैठे हैं और बगल में महिला जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? या समाज में हमारा एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लड़कियां स्कूल साइकिल से जा रही हैं, अटेंडेंस अटेंड कर रही हैं, तो अटेंडेंस अटेंड करना, नंबर लाना, लेकिन मानसिक तौर पे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना खुश है, ये इससे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये नंबर्स जब कैलकुलेशन का बारी आए तो आप इसको बताइएगा। जब ये नंबर की बात ना हो, सशक्तिकरण की बात हो, सामाजिक विकास की बात हो, तो उस समय स्मार्ट की जगह स्पाइस टूल आता है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। अब वापस आते हैं हम लोग उस पुराने ये पर। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर बताएगा आपको, और नंबर का एक अपना वैल्यू है, लेकिन दुनिया में हर चीज नंबर नहीं है। नंबर से सिर्फ और सिर्फ हम कुछ अचीव कर सकते हैं। जब कभी भी सोशल डेवलपमेंट की बारी आती है, जैसे किसी साइकिल योजना से क्या लाभ हुआ, अगर इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे कि, तो आप उसको 2 भागों में बताइएगा। एक तो स्मार्ट टूल के तहत आप पूरा स्पेसिफिकली बताइए कि बिहार राज्य में पहले शिक्षा का दर इतना था, साइकिल योजना से इतना बढ़ा, कि और पूरा मेजर करके बताइए कि पहले ड्रॉप आउट की संख्या कितनी थी, साइकिल आने से ड्रॉप आउट की संख्या कितनी घटी है, महिलाओं में शिक्षा का असर कितना बढ़ा है, लड़कियां कितना मैट्रिक पास कर रही हैं, वो पूरा आप बताइए और टाइम बाउंड के साथ बताइए। ये स्मार्ट के पूरा 4-5 पैरामीटर को याद कीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा पहलू जो है वो स्पाइस्ड है, जो ज्यादातर बौद्धिक है। मतलब कि जो बच्चियां स्कूल गई और पढ़ी और उनका जो कॉन्फिडेंस हाई हुआ, वो आप नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जो उनमें बात करने की क्षमता आई है, जो उनमें सोचने समझने की, भागीदारी की जो क्षमता आई है साइकिल योजना से, वो एक अलग है। तब आपका जो जवाब है वो बैलेंस जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ आंकड़ों को देखकर जवाब आपने तैयार कर लिया है। जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे तो उसमें नंबर्स डालिए, ताकि बहुत जरूरी है कि कितना से कितना आया, सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास है कि आप डेटा से भी बात कर रहे हैं कि डेटा यू हैव, और ऑल्सो राइट कि एग्जैक्ट उसके व्यापकता को क्या बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं में अच्छा कैसे फील हो। जैसे कोई बोले कि कोई लड़की रात को रोड पे घूमने निकली है, टहलने वॉक करने निकली है, और वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? कोई पैरामीटर है इसका? इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और इस तरीके से पैरामीटर बनाए भी नहीं जा सकते हैं। वो चीज आपको हमेशा सब्जेक्टिव आता है, जो कि स्पाइस्ड के टूल के तहत आता है। ठीक है, अब इस योजना में जो एनएचएम में थे हम लोग, फिर से एनएचएम में वापस आते हैं। ये हाँ, अब नेशनल हेल्थ मिशन में हम धीरे धीरे इसको समझिए, इसके पूरे स्ट्रक्चर को। कुछ चूंकि मैं कुछ एक क्वेश्चन में देखा था कि इसके डिटेल में किसी भी योजना के बारे में तो ये मेंस में पूछते हैं ढंग से। आपको उसके बारे में 2-3 योजना, जैसे मनरेगा भी हो गया, वो भी आपको अच्छे से बता दूंगा कि एग्जैक्ट होता क्या है, कैसे उसमें कैलकुलेट किया जाता है, मीट्रिक टन का कितना वैल्यू होता है, एक दिन का दिहाड़ा जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको बता दूंगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग है, आप थोड़ा उस पर ध्यान देके समझिए कि हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे अपने राइटिंग को। योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर को एक ही तरीके से समझना होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझिए, नेशनल हेल्थ मिशन को। जब नेशनल हेल्थ मिशन है तो बिहार का ऑब्जेक्टिव और गोवा का ऑब्जेक्टिव, हेल्थ ऑब्जेक्टिव सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो हम स्टेट लेवल पे अपने अलग ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बनाते हैं? नेशनल हेल्थ मिशन की हमें क्या आवश्यकता है? फंड नहीं होगा। किसके पास? गोवा के पास कि बिहार के पास?
इसलिए नहीं बनाती है। तो गोवा भी नहीं बनाती, उसके पास तो फंड है, तो वो क्यों नहीं बनाती है? क्यों सेंटर का प्रोग्राम है, बिहार का क्यों नहीं है? यही तो सवाल है। हेल्थ किस सूची में आती है? कितने लोग बोल रहे हैं राज्य सूची? हाथ उठाइए। राइट राइट, समवर्ती सूची में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है। जब समवर्ती सूची में आती है तो दोनों बनाएंगे, कोई एक तो बनाएगा नहीं, राज्य का सिर्फ मुद्दा तो है नहीं है। तो नेशनल हेल्थ मिशन ने बनाया, अब उसको इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि राज्य अपने स्तर से चाहे तो आप अपना निर्धारित कर लीजिए। कालाजार का समस्या बिहार में है, गोवा में नहीं है। गोवा में हेल्थ का समस्या कोंकणी इलाकों में दूसरा है, ठीक है। लक्षद्वीप में सिकल सेल एनीमिया उनकी दूसरी बीमारियां हैं, वो उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो जो प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है बजट के पहले, उसके हिसाब से वो उस मद में उनको ट्रांसफर करती है। मुख्यतः योजना बनाने का काम जो है वो राज्य सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन एक जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है उसको फुल, जैसे यूएनडीपी से अगर ये शुरुआत हुआ, ठीक है, कि सभी बच्चों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। भारत यूएनडीपी का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव वहां बना, उसको नेशनल हेल्थ मिशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। या फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स को आप ले लीजिए। एचआईवी एड्स इज एन ग्लोबल डिजीज जो कि यूएनडीपी में भी प्रॉब्लम है। यूएनडीपी नाम आपने सुना? यूएनडीपी का क्या है फुल फॉर्म? राइट। सो यूएनडीपी के वो प्रोग्राम में एचआईवी एड्स है, उसको भारत सरकार भी शामिल करती है नेशनल हेल्थ मिशन में, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार इसको कैसे लागू करती है बिहार में? बिहार में कैसे लागू होता है ये? भारत सरकार ने बनाया नैको, सुना है नाम नैको? क्या है फिर नैको? किसने सुना? नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नैको ने स्टेट लेवल पे बनाया, या स्टेट लेवल बना के नैको के साथ कोलैबोरेट किया गया है बीसैक्स, बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ठीक है। और ये लोग फिर एचआईवी एड्स के ऊपर काम करते हैं। ओनली दिखा दीजिए, हेल्थ स्टेट है, हेल्थ कंकरेंट लिस्ट है, तो इट्स ऑल्सो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। हेल्थ इज ओनली स्टेट लिस्ट, ऐसा है, देख लीजिए। आप जो लिस्ट चेक कर रहे हैं, आप नहीं, इधर देखिए, आप पूछ रहे हैं कि इज द हेल्थ इज ए स्टेट लिस्ट? यस। इज द हेल्थ इज ए यूनियन लिस्ट? यस। इफ बोथ लिस्ट में एक कॉमन, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। अब सर्च कीजिए इज हेल्थ इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो जवाब देगा यस। देख लीजिए, देख ली नहीं, उसको थोड़ा कंफ्यूजन देख लो। कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ आता है कि नहीं ये देख लो। हेल्थ तो स्टेट है, हेल्थ नेशनल भी है। आप गूगल यूज कर रहे हैं या चैट जीपीटी? अब उसको छोड़ दो, पुराना हो गया। चैट जीपीटी, डीप सीक यूज करो, तो थोड़ा ओल्ड आउटडेटेड चीज को बंद ही हो जाएगा कुछ दिन में। सर्च इंजन में लास्ट उसने स्टेटमेंट दिया है कि आई डोंट थिंक अब हमारे सर्च को कोई खास इस्तेमाल हो रहा है। तो वेबसाइट सर्च करने के लिए ठीक है, इसके अलावा कोई खास यूज बचा नहीं उसके पास। इट्स अ वेरी ओल्ड आउटडेटेड और ओल्ड फैशन गूगल, वो खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन में। सर्च खत्म हो जाएगा उसका, सर्च वाला पोर्शन, बाकी जो दूसरे पोर्शन है वो रहेंगे। आप सर्च कर लीजिएगा, आई थिंक वो कर क्या हेल्थ को किस में? समवर्ती सूची में, राइट राइट, समवर्ती सूची है।
देखो 42वां में था 44वां में नहीं जानता, लेकिन ये समवर्ती सूची में है ये जानता हूं। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चर आप ऐसा समझिए कि एक कोई योजना, कोई हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो अभी आपने गोल बोला, गोल से ही सारा डिफाइन होगा कि आपका गोल क्या है। उस गोल को पूरा करने के लिए आपने योजना बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, स्कीम बनाया है, एक्ट बनाया है, वो सब वहीं से होगा। पहले आप गोल स्पेसिफिक कर लीजिएगा, छांट लीजिएगा, तो आप उसका जवाब ले लीजिएगा। और डायरेक्टली कोई आपसे पूछे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, तो आप शुरू हो जाइएगा कि ये एड्स को रोकने के लिए, करने के लिए, लेकिन आप कभी नहीं बता पाइएगा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत या यूनाइटेड नेशन के बताया हुए इस इरेडिकेशन ऑफ HIV में ये पहला या 7वां नंबर पे था, जिसको ठीक करने के लिए भारत ने नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया। उसके तहत NACO बनाया गया और उसके तहत BSEX और HIV एड्स का काम किया गया। इसमें अब और जैसे आपने इसमें देखा ना प्रोजेक्ट, अब इसमें एक इवेंट आता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मिशन है, ठीक है। किसी प्रोग्राम के तहत NACO का एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। किसी स्कीम के तहत बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, शेखपुरा में है, ठीक है। अब ये करेगी क्या? ये टाइम टू टाइम इवेंट करती रहती होगी अवेयरनेस ऑफ एड्स को लेके। इसमें भी बहुत मैंने बोला कि ना, कुछ चीजों के लिए एकदम स्पेसिफिक होता है, उसका टारगेट कुछ और नहीं होता है। उसको ये एक प्रोग्राम चलाती है जिसको कहते हैं TI, टारगेट इंटरवेंशन। डिड यू हर्ड अबाउट टारगेट इंटरवेंशन? हाँ, ठीक है। एकदम पिन पॉइंट लक्षित समूह के लिए कोई प्रोग्राम अगर चलाया जाता हो तो उसको बोलते हैं टारगेट इंटरवेंशन। टारगेट इंटरवेंशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं। TDS चलता था पहले सब, फिर अब हो गया 2013 में TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाल कार्ड धारकों को अनाज दिया जाएगा। अब अनाज सबको नहीं दिया जाएगा, जो लाल कार्ड में आते हैं उनको दिया जाएगा, वो भी BPL सूची में जो है उनको, और फिर धीरे धीरे अन्नपूर्णा अन्न के तहत जो व्हाइट कार्ड आएगा सिर्फ उनको दिया जाएगा। एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक TI प्रोजेक्ट चलाती है, टारगेट इंटरवेंशन। इसमें क्या करती है, ये मुफ्त में इंजेक्शन सिरिंज बांटती है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा अपने मतलब मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, बट थोड़ा सा सोच के बताओ, ये लोग मुफ्त में सिरिंज या इंजेक्शन क्यों बांटती है? तो हर हॉस्पिटल में फ्री में मिलना चाहिए, तो आप तो खरीदते हैं सिरिंज। आपको कहीं मुफ्त मिला है? मुफ्त में इंजेक्शन, जो दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं, जो टीका मुफ्त में मिलता है, वो ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन सिरिंज अलग अलग लक्षित समूह में जाके मुफ्त में बांटती है। क्यों? हाँ, ठीक है। तो नीडल के द्वारा जो इंजेक्शन फैलता है, तो हॉस्पिटल में तो आपको परचेस करना पड़ता है, या फिर वहां दवा बाहर में किसी को क्यों इंजेक्शन दी जा रही है? मैं आपको इंजेक्शन दे दूंगा तो आपको क्या जागरूकता मिलेगा? आप तो उसका क्या यूज कीजिएगा? टारगेट इंटरवेंशन में क्या करते हैं, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत उससे वाकिफ नहीं होंगे। ये लोग क्या करते हैं, ऐसा बॉटल एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई चाय की दुकान, पान की दुकान, वहां पर जाके ये इंजेक्शन रख देते हैं। और जो लड़के या लड़कियां ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं वो IDUs है। IDU समझते हैं? इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स, जो इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स लिया जाता है। इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में क्या होता है, 1 mm का जो 1.5 mm का जो एक इंजेक्शन होता है, उसमें 3 शॉट बनता है। शॉट थोड़ा डायरेक्ट डिटेल होगा पर समझ लीजिए। शॉट डोज मेडिसिन के लिए कह सकते हैं, लोग शॉट बोलते हैं। और एक शॉट लेने के बाद उनको किक आ जाता है, मैंने किक का मतलब उनको नशा आ जाता है। और एक बार में चूंकि वो अगर वो गरम करके, चम्मच पे गरम करके अगर उसको नहीं लिया जाए, तो फिर वो क्रिस्टल बन जाएगा और वो इंजेक्शन में आएगा नहीं, ठीक है।
तो उसको गर्म करके उसको इंजेक्शन में लिया जाता है और लगभग 3 लोग आपस में उसको लाइक अ पार्टी एंजॉय करते हैं। 3 लोग एक साथ उसको शेयर करता है, वो एक ही इंजेक्शन ले लेता है। अमूमन ऐसे लड़के लड़कियां, वी हैव अ लिस्ट, मुजफ्फरपुर में, गया में, दरभंगा में हमारे पास लड़के लड़कियों का प्रॉपर लिस्ट है, जिसमें हम लोग उनको उस एरिया में जाके उनको फ्री में इंजेक्शन देते हैं कि आप ये इंजेक्शन रखिए। और इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करना ड्रग्स लेते समय, नया इंजेक्शन, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू इंजेक्शन यूज करना। ड्रग्स कहां से लोगे वो तो तुम्हें पता ही होगा, इंजेक्शन मेरे तरफ से ले लो, ठीक है। थोड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा कि कैसा बेवकूफ़ी है। यू कैन ऑल्सो सी, एक मूवी थी उड़ता पंजाब, जिसमें करिश्मा, वो जो मोहतरमा थी, हीरोइन थी, उन्होंने भी इंजेक्शन बांटते हुए पंजाब में देखा होगा। पंजाब की स्थिति इस मामले में बहुत ज़्यादा ही खराब है। वो आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार के खर्च पर इंजेक्शन खरीद कर ऐसे लोगों को बांट रही है, क्यों? सब फैलने के लिए सर, जैसे वो आपको बताया ना कि 3 शॉट होते हैं। हाँ, एक ही इंजेक्शन से उन लोगों ने ले लिया, तो अलग अलग यूज करेंगे, ठीक। तो कम से कम एक दूसरे का ये तो नहीं होगा ना। तो क्या आप ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वो HIV को सर बचा रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि अगर किसी एक को हुआ हो तो इंजेक्शन के माध्यम से तो सबसे ज्यादा फैलता है वो तो कम से कम बचत है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हमें इसके उल्टा प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए? HIV रोकने के, ये ड्रग्स को रोकने के लिए प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए कि इंजेक्शन बांटना? उसका भी चलता ही होगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जब कभी भी आप योजना लिखो तो कंफ्यूज मत होना कि एक बार में 4-5 जवाब देने की कोशिश मत करना। मैं इसीलिए ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, HIV जो है वो एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, बाकी ज्ञान अपने जगह है, सच्चाई यही है, नहीं ठीक होगा, उसके साथ जीना होगा, ठीक है। वो पूरी तरह रेमेडी नहीं होता है। अगर उसको रोक लिया तो ड्रग्स से धीरे धीरे निकला जा सकता है। HIV एक बार में होगा, एक बार आ गया तो आ गया, ठीक है। अगर किसी के शरीर में HIV आना होगा तो वो एक बार में आएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा। और ड्रग्स एक बार में छूट जाएगा? एक बार में तो कतई नहीं छूटेगा, वो धीरे धीरे धीरे, विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो जब कभी भी आप किसी योजना के बारे में लिखें, आप स्पेसिफिकली उस योजना के बारे में लिखें, ये मान के चले कि बाकी योजनाएं अपना काम कर रही होंगी। जो ड्रग्स छुड़ाने का काम है वो डी एडिक्शन का काम है। डी एडिक्शन का यहां पे एक अलग सेक्शन है जो अपना काम कर रही होगी। ड्रग्स को कैसे छुड़वाना है या ड्रग्स को कैसे दूर जाना है वो सब अपना काम कर रही होगी। लेकिन ये जो काम है, चूंकि तुरंत स्प्रेड ना हो जाए, हम मुफ्त में इंजेक्शन उन लोगों को देते हैं ताकि उनमें HIV की जो संक्रमण है वो तुरंत रोका जा सके और उनके बीच में ना फैले। तो यहां पर जो ये इवेंट है, टारगेट इंटरवेंशन, ये एक इवेंट है, हर बार नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को जो चिन्हित है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। अब उसको कैसे चलाया जाता है? गया में जैसे एक सेंटर है, वहां चूंकि इंटरनेशनल टूरिज्म ज्यादा है तो बाहर के भी लोग आते हैं और ये प्रॉब्लम वहां पे भी है। तो एक हाउस जैसा उन लोगों ने लगाया है, हेल्थ कंट्रोल सोसाइटी ने किसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, किसी NGO के माध्यम से। एक बेड भी रहेगा, काउंसलर भी रहेगा, और अगर कोई ऐसा लड़का आ गया तो उसको मुफ्त में वो इंजेक्शन दे देते हैं। उनकी आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती, बट दे हैव अ लिस्ट ऑफ नेम, की ताकि उनको पुलिस को पकड़ाने का डर ना हो, और उनको वो इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि जैसे एक फनल होता है ना, एक फनल की तरह होगा मिशन, जिसमें बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। बच्चों का भी स्वास्थ्य करना है, माताओं का भी स्वास्थ्य करना है, टीका भी देना है, बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है, युवाओं में ड्रग्स को भी रोकना है, बहुत सारा काम हो गया। उस काम को 2, 4, 5, 10 या 25 अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से चलाए जाएंगे, जो कि प्रोग्राम होंगे, कार्यक्रम होंगे। तो मिशन आपने लिखिए, उसके बाद उसके कार्यक्रम को लिखिए, जितने कार्यक्रम हैं, आशा वर्कर, रेनबो फाउंडेशन, रेनबो का इम्यूनाइजेशन का, हेल्थ कार्ड का, फिर HIV के रिगार्डिंग, हॉस्पिटल में हेल्थ एंड हाइजीन के रिगार्डिंग। इसमें हेल्थ एंड हाइजीन का भी बताता हूं कैसे आता है। इसमें भी हेल्थ का पार्ट है और स्वच्छ भारत में भी हेल्थ का पार्ट है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में बेड की सफाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसमें हेल्थ जो हाइजीन का पार्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन में हेल्थ का जो पार्ट है, अगर हेल्थ का पार्ट है तो अगर आपसे पूछा कि आप विवेचना कीजिए कि अस्पतालों में
स्वच्छता के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट इज एनी न्यू आइडिया? तो बेड जो है, अस्पताल का जो बेड है, उसके ऊपर जो चादर होती है, क्या उसे रोज हटाना, साफ करना चाहिए या गंदा होने पे साफ करना चाहिए? रोज नया चादर आना चाहिए अस्पताल में, एटलीस्ट घर का चादर ना भी बदलाया जाए तो अस्पताल का चादर रोज बदलना चाहिए। ये अगर नहीं हो पा रहा तो आप कैसे मॉनिटर कर पाइएगा? एक प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसे कैसे मॉनिटर कीजिएगा, कोई नया आइडिया बताइए कि इसे कैसे पता चलेगा कि बेड का चादर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है? एक प्रशासनिक पदाधिकारी टीवी खोल के डेली देखे कि तुम लोग का चादर बदले। उसके लिए तो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है कि वो उसी चीज की देखभाल करे कि वो चेंज हुआ या नहीं। हाँ, एक यूनिक आइडिया है, कई जगह पे लागू भी किया गया है। सप्ताह में 7 दिन, इंद्रधनु में 7 रंग, हर दिन कलर अलग अलग। राइट। क्यों व्हाइट होना चाहिए? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। साफ चादर तो साफ है, वो तो दिख ही जाएगा। और अगर थोड़ा व्हाइट चाहिए भी तो थोड़ा लाइट शेड रख लेंगे सभी 7 रंग का। मंडे को ग्रीन, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ग्रीन, जो भी है, जो हमारे हिंदू धर्म से भी है कि 7 रंग के, तो हर रोज एक कलर डाल दीजिए और उस पर लिख दीजिए सोमवार, मंगलवार। क्या ही हो जाना है, लिखा हुआ ही बेड ही है, अस्पताल का ही बेड है तो लिखा हुआ ही है। जब तुम हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो तो सोमवार लिखने में क्या दिक्कत है? लिख दो। अब कोई भी इंस्पेक्शन पे आएगा, अगर हरा चादर नहीं है तो बस इसका मतलब कि चेंज नहीं हुआ है। और हरा चादर को तुम हटाओगे तो अभी साफ करने के लिए 6 दिन है ना, 7 पास में 7वें दिन ना उस चादर की जरूरत है, 6 दिन के बाद ले आना। अगर वो वही का वही हरा ही है तो इसका मतलब यहाँ कोई चादर चेंज नहीं करते हैं आप लोग, नया ही चादर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के इनोवेटिव आइडिया भी इसमें नेशनल हेल्थ मिशन में आपको दिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए भी है। तो इस जो मतलब आपसे पूछा जाए कि कोई व्हाट इज द न्यू नया इनोवेशन क्या होगा, जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति को रख लिया, ये तो रखा ही होगा, कोई ना कोई ऑब्जर्वर या सुपरवाइजर तो होगा ही। आपने बोला सीसीटीवी, तो सीसीटीवी तो होगा ही, बट ये पॉसिबल है। व्हाइट चादर को तुम कैसे सीसीटीवी में पकड़ पाओगे? मतलब वो ब्लू वाला जैकेट आज तुम धो के पहने हो या नहीं धो के पहने हो, हाउ कुड आई नो? ठीक है, दिख भी रहा है कि तुम पहने हो, कल फिर पहन के आओगे लोग नहीं सर धो के लाए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको नया इनोवेशन करने के लिए कोई बहुत नया चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब कभी आप आंसर लिखें तो उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज ऑल्सो डालिए कि हम इसको और बेहतर बना सकते हैं इन तरीकों से या इन मापदंडों से। इसमें जो है, जैसे आपने बोला कि मॉनिटरिंग के लिए या अनुश्रवण इसको बोलते हैं, अनुश्रवण का भी पूरा एक सिलेबस है, मैं आपको वही पढ़ा दूंगा कि कैसे कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई लिखने के लिए बोले तो स्वास्थ्य के कुछ मापदंड है जिससे ही पता चलेगा कि वो बंदा हेल्दी है या नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे उनके बारे में पूछूं जो ब्लैक शर्ट में पहने हुए कि आप हेल्दी है या नहीं है, ये मैं कैसे देख के बता पाऊंगा आपके बारे में? इज दैट एन इंडिकेटर? कोई है ऐसा इंडिकेटर? नहीं है? तो बैठे बैठे मैं नाप कैसे लूंगा हाइट और वेट? उसका जो फेस है, अगर वो किसी तरीके से मतलब आंख काला है या बहुत ज्यादा डल हो गया है या पीला पड़ा हुआ है, फेस आपका एक बड़ा इंडिकेटर है। चेहरा देख के बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका नहीं है कि चेहरा आप पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमारे राज्य के स्वास्थ्य के इंडिकेटर दिए हुए हैं, जिसमें IMR है, वो आपको पता होना। जब कभी आप हेल्थ का कोई टॉपिक लिखिए तो आप एकदम IMR देख लीजिए, बिहार की कहाँ है, देश का कहाँ है। और दूसरा है एक और ट्रिकी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं हमेशा, IMR का कैलकुलेशन 1000 पे होता है, MMR का कैलकुलेशन 1 लाख पे होता है। MMR समझते हैं? IMR इसका फुल फॉर्म बोलिए। हाँ, हिंदी में मृत्यु दर, और MMR मातृत्व मृत्यु दर। इसका मतलब क्या है? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या है? प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लिए उस पर मृत्यु हो गई। और MMR में प्रति लाख
जितनी माताओं ने जन्म दिए हैं उसमें कितनी महिलाओं माताओं का डेथ हो गया। ये दो इंडिकेटर भारत के सबसे खराब इंडिकेटर्स में माने जाते हैं। अगर ये इंडिकेटर ठीक नहीं है तो कोई राज्य या कोई देश विकसित नहीं माना जा सकता है। इसके बाद जाके आता है अनीमिया, जो कि आपने अभी बोला कि हमारे यहाँ खून की कमी महिलाओं में, फिर उसके बाद कुपोषण, उसके बाद बाकी चीजें जो फिर डिजीजेज और बाकी चीजों पे आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर, इसलिए चूंकि अगर बच्चा ही स्वस्थ नहीं है तो जनरेशन स्वस्थ कभी नहीं होगा, वो हमेशा वो पूरा का पूरा जनरेशन प्रॉब्लम में रहेगा। इसलिए हेल्थ में सबसे ज्यादा काम इन्हीं दो चीजों पे की जाती है, IM और MM। और इसको आप रेसिप्रोकेट जब भी कीजिएगा, वो रेसिप्रोकेशन आप हमेशा कीजिएगा इसके साथ, डेटा के साथ, कि कहाँ पर डेटा था, लास्ट डेटा किसका आया था, स्टेट वाइज डेटा इसका क्या है और आज की डेट में क्या है। फिर इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनकी डेटा क्या है, उन चीज़ों पे आप डालिएगा। नेक्स्ट आएगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा सीधा प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने बेड अवेलेबल है, किसी भी राज्य में अस्पताल टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, और डिवाइडेड बाय द होल पॉपुलेशन। उससे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ हेल्थ में पर व्यक्ति बेड की संख्या कितनी है, तब हम एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से एम्बुलेंस की का भी जो डेटा है वो आप निकाल सकते हैं। फिर आपने बोला था BMI, BMI इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कितने लोग जानते हैं BMI को? BMI बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट। जितना हाइट है उस हिसाब से अगर वेट नहीं है तो आप कुपोषित है। इसको ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इंडिकेटर उस राज्य का माना जाता है। अगर BMI जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा है, हर किसी कई रिपोर्ट में पड़ा था, आई थिंक वो जर्मनी का है, उनके हाइट और वेट के रेशियो बहुत स्ट्रांग होते हैं। BMI ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा करूंगा कि आपको क्या नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा करूंगा कि अब आपको जो योजनाएं, जितनी सारी योजनाएं हैं जो ज्यादा सवाल पूछे गए हैं जिस पर, उसको थोड़ा डील कर दूं कि उसमें क्या क्या अभी तक इसमें कुछ हुआ। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कुछ पूछना है इसमें मैम आपको? हाँ, तो और कोई? जैसे अभी मैं कोशिश वही कर रहा था आप लोगों को समझाने का कि पहला पोर्शन जो क्वेश्चन का आप लिखिए वो उस किसी भी टॉपिक पे उसके मूल उद्देश्य को आप लिखिए कि एक्चुअली जनरेट कहां से हुआ, ये आया क्यों, हम क्यों आशा वर्कर जो है ये कहां से आया, कि ये आइडिया क्यों आया, हमें आशा की जरूरत क्या पड़ी, हम तो ठीक चल रहे थे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, हम तो वो आइडिया कहां से आया? वो आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। इन्फेंट मोर्टेलिटी के डेटा के कारण यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भारत में शिशुओं की मृत्यु जो है वो चिंताजनक स्थिति में है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? तो वॉलंटियर लगाया जाए, नर्स रिक्रूट किए जाए। फिर समझ में आया कि नर्स क्यों रिक्रूट किए जाए। नर्स रिक्रूट करना बहुत महंगा कार्य है, उनको पढ़ाना है, नर्स की वेतन है, उसकी सैलरी है। फिर तो देखा गया कि पूरा काम नर्स का नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो 10th पास हो, एक ऐसी महिला 10th पास हो और महिला को थोड़ा जानकारी दे दे तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये आशा वर्कर का आया। इसको एक तरफ रखिए, सभी सवालों का जवाब अगर आप स्ट्रक्चर रखिएगा तो ऑलमोस्ट आपको जवाब इजी मिल जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, भारत में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या स्थिति है? डिड यू हर्ड अबाउट आर्थिक समावेश, उसकी क्या स्थिति है भारत में? व्हाट डू यू मीन बाय आर्थिक समावेश? नहीं, वो नहीं, फाइनेंशियल इक्वालिटी बोल रहे हैं। इक्वालिटी होनी भी नहीं चाहिए।
नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब डिफरेंस नहीं है, पर कैपिटा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि भारत में आर्थिक समावेशी का मतलब यह है कि जितने लोग हैं वो इस इकोसिस्टम से समाहित है या नहीं है। जैसे कि कितने प्रतिशत लोगों का बैंक अकाउंट है, कितने प्रतिशत लोगों का इंश्योरेंस है, कितने प्रतिशत लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है। डेटा देखा जाए तो आप में से कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है? ओनली वन, मी ऑल्सो। एज भी हो रहा है इसलिए, आप लोग यंग हो तो जरूरत नहीं पड़ी होगी। कितने लोगों का बैंक अकाउंट है? सबका। कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो? आप। कितने लोगों ने कभी लोन लिया है? कोई लोन जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, ये सारी जो सेवाएं हैं वो आर्थिक समावेश में आती हैं। अगर इन सभी सेवाओं का उपयोग जो आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अभी तक सिर्फ बैंक अकाउंट पहला ही स्तर तक है। गांव में कितनी महिलाओं का खुद का खाता होगा? बहुत कम। कितने लोगों का खुद का खाता होगा? उनको खाता से जोड़ना, उनको इंश्योरेंस से जोड़ना, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना, ये है। इसके अब हेल्थ वाला जो आपने देखा कि प्रॉब्लम थी तो आशा वर्कर को आपने ले आए कि नहीं नर्स की जरूरत नहीं है, उससे छोटा काम करने के लिए, मतलब हल उसका कम काम करने के लिए एक हमें वॉलंटियर की जरूरत पड़ी। ठीक है। इसी तरीके से आरबीआई ने जब इस प्रॉब्लम को समझा तो उसने बोला कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को खाता क्यों नहीं खुल रहा है, सभी लोगों का बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? आपके हिसाब से व्हाट इज द रीजन, सभी लोगों का बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? सर एक तो बैंक जो लोग, एक तो सबसे पहले सर तो शिक्षा के कारण वो बैंक तक पहुंच नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि बाद में भारत सरकार ने जन धन योजना का भी शुरुआत किया था। हाँ, नहीं अभी ये बताइए कि सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है सर, बैंक तक पहुंच नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, लोग बैंक तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सर गांव की ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो बैंक से ज्यादा घर में ही पैसा रखना चाहती हैं। ठीक है, एक पुराना बिहेवियर भी है। आप जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारा ऐसे शिक्षा के कारण जैसे बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ता है। सही बात है। हाँ, उसके बाद कारण उससे डरते हैं। और उसके बाद सर अभी जो प्रोसेस है बैंक का ना कि आधार नहीं ये रही, उसके बाद ही आपको Right. जुड़ेगा, ये सभी समस्याएं हैं। वो लोग का आधार ब्रोकर नहीं है लोगों का। Right. लोगों के पास तो उसको आधार बनवाने के लिए फिर उसको दौड़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसको ये करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। Right. बचते हैं लोग। गरीबी और एजुकेशनल अवेयरनेस की कमी। ठीक है, आप बताइए। किसी ने मिनिमम डिनोमिनेशन नहीं बताया। आप अपना अकाउंट में कितना मिनिमम रखना होता है आपको पता है? आपको अगर पटना शहर में आप हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो कितना रुपया आपको मिनिमम रखना होगा? 3500 रुपया। हाँ सर वो है। ठीक है, एक होता है, जीरो बैलेंस पे नहीं है। 3500 रुपया जिसको रखना है और वो नहीं रखने पे पैसा माइनस होगा। जिसके पास पैसा नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो और पैसा उससे लिया जाएगा। ये कैसा नियम होगा? मतलब अगर 3500 रुपया बोल रहा है कि आपको से रखना ही है, उससे नीचे रखेगा तो पैसा कटेगा। अगर 3500 से नीचे किसी ने रखा, क्यों रखा? क्योंकि उसका पैसा नहीं था। तो ये तो लॉजिकल बात है। तो फिर उसको क्यों, इसको आरबीआई ने कैटल कैसे किया कि तो भाई बैंकों के साथ जब बात की गई तो बैंकों ने बोला कि हम अकाउंट रखेंगे तो हमें कुछ तो मिनिमम डिपॉजिट चाहिए, नहीं तो हम इनका क्यों रखें, हमें उससे क्या फायदा होगा? हम ही को इंटरेस्ट देना है 4%, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा, तो हमें मिनिमम डिनोमिनेशन चाहिए। केवाईसी के रूल्स आपने ही स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, हमारा तो है नहीं बैंक का केवाईसी रूल आरबीआई का आता है। देन दैट टाइम रघुराम राजन है सेट अ न्यू थ्योरी कि क्यों ना हम ऐसे बैंक बनाएं, नए बैंक। इन बैंकों का काम सिर्फ और सिर्फ खाता खोलना और भुगतान देने से संबंधित हो। आपका जो खाता है, आपके बैंक पे लोन भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, लेकिन क्यों ना हम एक छोटा टाइप का खाता खुलवा दें जिसको हम पेमेंट बैंक बोलेंगे। इट्स नॉट अ रेगुलर बैंक, इट्स कॉल्ड अ पेमेंट बैंक। उसको बना देते हैं। पेमेंट बैंक फुल ब्रांच की तरह नहीं चलेगा, वो मोबाइल ऐप की तरह भी चल सकता है, परचून की दुकान भी चला सकता है, पान की दुकान वाला भी चला सकता है। उसमें जाएंगे और बहुत नॉमिनल केवाईसी, पैन की जरूरत नहीं है, आधार दे दो और छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए हम इसको खोल देते हैं। और फिर हम लोगों ने पेमेंट बैंक का स्थापना होते हुए देखा। 6-7 नई कंपनियां आई थी उसमें, एयरटेल, फिनो, इंडियन पेमेंट बैंक और एयरटेल, जियो, पेटीएम। जी सर, वो आधार
बेस्ट होते हैं, आधार डालते हैं, वो लोग पैसा पैसा निकालते हैं। जैसे ही 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होगा, उसके मेन बैंक जो होगा उसका खाता वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जैसे लाइक फिनो का है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन चल रहा है तब ठीक है। अगर 1 लाख से ज्यादा हो तो पूरा का पूरा बैंक खाता जो है वो ICICI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिर जो 1 लाख हो गया तो फिर रेगुलर बैंकिंग में आ जाओ। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया गया। तो अब आप देखिए कि जो टारगेट इंटरवेंशन हुआ वो हेल्थ में भी हुआ, कि नर्स की जरूरत नहीं है, नर्स जैसी किसी की जरूरत है, जिसको आशा बोलेंगे। नर्स को पढ़ाने के लिए BSc ग्रेड B सर्टिफिकेट, 2-4-10 लाख रुपए का खर्चा, फिर उनकी वेतन हम नहीं कर पाएंगे। हमें जितना काम कराने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, हम उसको ही नया कैडर बनाते हैं, और उस कैडर का नाम रखा गया आशा। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि आशा कैसे उत्पन्न हुई, इसको क्यों रखा गया। नर्स की, जब ये काम नर्स का है तो आशा कैसे कर सकती है, और कौन सा काम आशा कर सकती है नर्स नहीं कर सकती। जैसे सुई इंजेक्शन डालने का काम आशा कर सकती है, अगर करती है तो इंजेक्शन नहीं देगी आशा, उनको नर्स देना होगा, उनको नर्सिंग का काम है। वो उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है। सर उसके जो कार्ड बनता है ना, हाँ, जो पोषण वाले कार्ड बनते हैं शुरुआत में ही माता का, तो उसमें सर आंगनबाड़ी सेविका, आशा और ANM तीनों का नाम रहता है। राइट वो तीनों प्रॉपर वे में अपना राइट। ANM को टीका देना है, आशा को ले जाना है, और आंगनबाड़ी दीदी है वो बताएगी। ठीक है। अब कहीं जगह देखा गया है कि आशा दीदी ही सुई वगैरह लगाना शुरू कर दे रही है, दवा लिखना शुरू कर दे रही है, थोड़ा ज्यादा हाइपर एक्टिव बन के, वो नहीं कर सकती। सेम अगर आप पेमेंट बैंक में आइए तो क्या पेमेंट बैंक लोन दे सकती है? पेमेंट बैंक लोन दे सकती है। जो अब इसको करंट अफेयर्स के हिसाब से समझिए, पेटीएम ने क्या किया, पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया, ठीक, बोला गया कि तुमको लोन नहीं देना है, और तुम खाता खुलवा, उससे बहुत सारे कस्टमर एक्वायर कर लिए, और उसको जो प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं पेटीएम के मॉल पर, पेटीएम के ऐप पर, उसको उसने EMI पे देना शुरू कर दिया। EMI का मतलब क्या हुआ? काइंड ऑफ अ लोन। इनडायरेक्टली यू आर गिविंग लोन टू योर कस्टमर, जो कि पहले से RBI ने बैन कर रखा था। तो फिर एक सर्कुलर आया कि अभी तत्काल प्रभाव से पेटीएम के सारे ट्रांजैक्शन पेटीएम बैंक में बंद कर दिए जाते हैं, और पेटीएम को जो कार्ड के ऊपर लगाए गए थे उससे भी उसको डिबार्ट कर दिया जाता है। अब RBI ने मना कर दिया कि पेटीएम का जो कार्ड होगा जो कि टोल टैक्स पे कटता है उसको रोक दिया जाता है। ये सब चीजें इसलिए हुई हैं कि उनके मैंडेट या मिशन में जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो डिफाइन थे। उस डिफिनेशन को आपने छेड़ा है तो उसको बदलाव किया गया है। तो जवाब जो ऐसे आप दीजिएगा कभी भी, तो पहले आप आंकड़ों, उसकी उत्पत्ति पर पूरा डिटेल बता दीजिए कि ये योजना का उत्पत्ति का उद्देश्य ये था, इसको इन कारणों से बनाया गया था। ठीक। सेकंड, स्मार्ट दिमाग में रखते हुए स्पेसिफिकली पूरे जो 5 पॉइंट है उस पर डालिए कि स्पेसिफिकली ये क्या काम करेगा, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, और ये अभी तक इसकी अचीवमेंट कहां कहां हुई है, कितना तक गया है। जैसे मान लीजिए मनरेगा के बारे में पूछे आपसे, या फिर पेमेंट्स बैंक, ठीक है, कि इसकी उत्पत्ति की गई RBI के द्वारा बनाया गया, इसके बारे में भी विवेचना कीजिए। तो उत्पत्ति बता दीजिए कि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन प्रॉब्लम था, बैंकों को नए खाते धारकों को लाने में समस्या आ रही थी। इन नए खाते धारकों को लाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम के तहत पेमेंट बैंक में लाया गया, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से अलग है। ये एक निजी संस्थानों को मौका दिया गया। राइट। पेटीएम में सब निजी लोग हैं ना, गवर्नमेंट सिर्फ एक डाक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया है, उसके अलावा बाकी सभी लोगों को प्राइवेट है। आई थिंक आइडिया एक सिम कार्ड बनाने वाली कंपनी थी, मोबाइल नेटवर्किंग, वो भी आई थी, बट बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया था। तो ये बताइए कि स्पेसिफिकली हमें सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम आया था। उसके बाद उसके डेटा पे आइए कि हमारा पेमेंट बैंक आने से पहले भारत में कितने लोगों के पास खाता था और अब कितने लोगों के पास खाता है, ये बता दीजिए। कितना अचीवमेंट हुआ है, कितने सालों में हुआ है। इसके ड्रॉबैक भी बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर रहा है। जैसे कि
जनधन योजना जो है, जो खाता खोलने का एक ये था, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल रहा था, तो क्या कभी भी आप जनधन योजना के तहत बैंक में जाके खाता खुलवा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जाएगा बोलेगा मेरा जनधन का खाता खोल दीजिए, बैंक खोल देगी? राइट। बैंकों को टाइम टू टाइम मैंडेट दिया जाता है कि अब आप जनधन के तहत खाता खोलिए, और टाइम टू टाइम वो बैंक बंद कर देती है। हर वक्त जनधन का खाता नहीं खुलता रहता है। जनधन खाता में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, सबसे बेहतरीन फीचर क्या है उस खाते का? दूसरा, उसका एक ये जो लिमिट किया गया है सर, कहाँ तक खोलना? हाँ ठीक है। और कुछ जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जैसे क्लासरूम में अभी हमने हैं? नहीं, केवाईसी तो फुल है, फुल केवाईसी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। हाँ, केवाईसी जो है हमारे लिए उनके लिए है। जैसे इस क्लास में सबसे पूछा है खाता किसके पास है, सबने हाथ उठाया, सबके पास खाता है। हेल्थ इंश्योरेंस किसके पास है? 2 लोगों के पास है। या फिर किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ किसी और तरह का इंश्योरेंस है आप लोग के पास? कोई और इंश्योरेंस है आप लोग के पास? आपका है इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस है आपका? आपका नहीं है। जैसे आप जनधन खाता में खाता खुलवाते हैं, आपको 2 इंश्योरेंस मिलता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। वही मैं बता रही सर कि एक एज होने के बाद उसमें कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं मिलती है। नहीं, जनधन योजना में है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भारत जैसे देश में अगर इंश्योरेंस से अगर 50 करोड़ लोगों को कवरेज दिया जा रहा हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां पर किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, वहां अगर 3 लाख रुपए का भी एक इंश्योरेंस कवरेज, एक गरीब इंसान है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, उसको 3 लाख रुपए या जीरो नहीं, यहाँ टेक्निकल है कुछ जमा होता है, जीरो नहीं है ये, वो थोड़ा इतना इजी नहीं है। बैंक जीरो, देखो धंधा जीरो पे तो कभी नहीं चलता है, ये याद रखना। 18 रुपए ऐसे 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 करके कुछ कुछ काटा जाता है। करेक्ट। तो धंधा तो भाई धंधा से चलेगा, वो सब ज्ञान की बात है एक तरफ। 1 रुपया एक दिन का, ठीक, 365 दिन का 365 रुपया। एक दिन में अगर 1 रुपया कटेगा तो कोई फर्क दिक्कत हो भी नहीं रहा है। तो उस हिसाब से जो एक एवरेज ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा मोड़ा वो लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं, लेकिन दिमाग में वही रखना, 1 रुपया एक दिन का है, 1 रुपया 2 पैसा एक दिन के हिसाब से, तो 370 रुपया का प्रीमियम। देखिए 2 चीज है, शब्द याद रखिएगा। जब आप सामाजिक सुरक्षा की बात करें, ठीक है, और सामाजिक इंश्योरेंस की बात करें, मतलब सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी मीन्स कि उसमें आपको कुछ प्रीमियम नहीं देना है। जब सिक्योरिटी की बात आए, जब आप सोशल इंश्योरेंस की बात करते हैं और शब्द इंश्योरेंस सुन लिया, तो मतलब तुमको कुछ देना तो है, ये फ्री नहीं होगा। जब कभी कोई आया आपके पास स्कीम या कोई बताया कि भैया ऐसे ऐसे है, ये एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कान में जाएगा तो तुम सीधे रिप्लाई करना कि कितना रुपया हमको देना है ये बताओ। कोई दुनिया में इंश्योरेंस फ्री नहीं है। अगर कोई मंत्री जी या भाषण में भी कोई पढ़ते हो कि ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से पैसा देना है, अगर बोला जाता है कि ये सामाजिक सुरक्षा है, मतलब पैसा नहीं देना है। सामाजिक सुरक्षा में क्या है, कोई एग्जाम्पल? सर सामाजिक सुरक्षा के तहत सर जैसे मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, पेंशन विकलांगता योजना। हो गया, या पेंशन वगैरह जो दिए हैं, राइट। वो सब तो सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं। विधवा पेंशन, जी सर, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विकलांगता पेंशन, अभी तो कुछ और भी रानी लक्ष्मीबाई का है, फिर जो फौजी बेवा जो है उनके लिए कुछ अलग से पेंशन दिया जाता है। ये सुरक्षा है, इसमें काबू। लेकिन सामाजिक जैसे सोशल इंश्योरेंस की बात की जाती है तो पेंशन है, तो 386 या कुछ रुपया है, ये प्रीमियम के तौर पे जनधन खाते से ही काटे जाएंगे। ठीक है, आप अब तो फिर सब मतलब जीरो बैलेंस तो रहा नहीं, कुछ तो रखना ही होगा, तो जो पैसा रखिएगा वो उतना पैसा काट लिए जाएंगे। और 2 स्कीम आपको ऑप्शन नहीं है कि नहीं लेना है, मैंडेटरी है, लेना ही है। तो एक फौरी तौर पे अगर कैलकुलेशन किया जाए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 लाख रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, और 1 लाख रुपए का रुपे कार्ड, जो आप रुपे कार्ड यूज करते हैं उस पर 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है।
सो 5 लाख रुपया का एक कवरेज, मोटा मोटा कवरेज एक 5 लाख रुपया का एक गरीब इंसान को अगर मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो ये एक बढ़िया उपलब्धि है। तो अब आप देखिए कि मैं दो जो अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बार हेल्थ का दे रहा हूँ और एक बार फाइनेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस दोनों एग्जाम्पल में कॉमन क्या है? दोनों एग्जाम्पल में कॉमन ये है कि आप जो जवाब लिखिएगा वो लिखिएगा कि हम भारत में किसी एक समस्या को सुलझाने के लिए इस तरह की योजनाओं को लाया जाता है। अगर उसके डिटेल में अगर हम नहीं गए तो समस्या नहीं सॉल्व होगी। बैंक हर बार आएगी, अभी 3500 है, SBI बोल देगी कुछ दिन में कि 5000 रुपया रखिए, और 5000 रुपया है भी, दिल्ली वगैरह में तो शायद 10,000 रुपये SBI के नॉर्मल खाते में है, और वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का तो खैर बात ही नहीं है, वो सब तो 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये, 50,000 बोलते हैं, 5 लाख रुपये बोलते हैं मिनिमम, उससे नीचे का तो खाता वो खोलेंगे नहीं। 25,000 रुपये ICICI नीचे नहीं खाता खोलता है। पंजाब नेशनल बैंक भी 10,000 रुपये से नीचे का कोई खाता खोलना पसंद नहीं करता है। SDFC ICICI सबका वही हाल है, सब ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक वही है। और सरकारी बैंकों का हालत आपने देखा है, वो जल्दी खाता खोलना ही पसंद नहीं करता है उनको। हाँ राइट, हाँ, और नॉर्मल 3500 रुपये तो SBI भी ले रही है। तो प्रॉब्लम मिनिमम डिनोमिनेशन को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ये आया, पेमेंट बैंक आया, और उनके लेकिन लिमिटेशन है, वो लोन नहीं दे सकती है, उस पर आपका सिबिल स्कोर जज नहीं किया जा सकता है, वहाँ से आप किसी को ट्रांजैक्शन मंगा या भेज सकते हैं छोटे अमाउंट लिमिट में, उससे आप मर्चेंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अब करेंट अकाउंट मर्चेंट अकाउंट में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। करेंट अकाउंट क्यों जरूरी है? अगर कोई छोटा पान व्यापारी है, ठीक है, तो वो 5, 10, 20 रुपया तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर उसको मुद्रा लोन से लोन लेना है तो उसका खुद का ट्रांजैक्शन कहाँ दिखाएगा? वो तो सेविंग्स अकाउंट में आया ना उसके, तो वो तो आया ही नहीं उसके बैलेंस शीट पे, तो उसको करेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या मर्चेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, तभी जाके वो मुद्रा लोन में अप्लाई कर पाएगा अगर उसको बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो फोन पे और पेटीएम पे जो पैसा आएगा वो उसके निजी अकाउंट में आता है, आप देखिएगा जब स्कैन कीजिएगा तो उसका निजी नाम आएगा, लेकिन M/S करके अगर नाम आ रहा है तो वो मर्चेंट अकाउंट है। जब आप कपड़ा वगैरह का भी शॉप में जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि MS करके आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना है और उसी के हिसाब से आपको जवाब तैयार करना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहला पोर्शन सिर्फ आंकड़ों पे दीजिए, और आखिरी का पोर्शन, पहला वाला स्मार्ट, दूसरा स्पाइस में लिखवा दूंगा आपको किसी और डिटेल में, SPICED मसाला समझ लीजिए उसको, फिर वो पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कि वो सब्जेक्टिव होता है, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि कितने लोगों को साइकिल मिला, ये, या कितने लोगों को आशा दीदी ने बताया कि आपको क्या क्या खाना है। जैसे इसमें एक और नेशनल हेल्थ मिशन में एक और ये चलता है, जैसे कुपोषण का आपने एक एग्जांपल दिया था शुरू में ही, कुपोषण। सो बच्चों का जो कुपोषण है, अगर बच्चे 6 साल तक कुपोषित ही रह गए तो क्या संभावना है होने की? ठीक है, हम एक योजना नेशनल हेल्थ मिशन चलता है NRC, नेशनल न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं? एग्जैक्ट टारगेट से समझिए, छोटा बच्चा है, इन्फेंट, उसका वजन अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये गंभीर समस्या है, और अगर 6 साल तक वो बहुत स्वस्थ नहीं है तो संभवतः उसकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड में नहीं है, उसकी जीवन प्रत्याशी क्षमता अभी डेवलप नहीं हुई है, वो मर जाएगा, और ये और भयावह स्थिति होगी। उसके लिए NRC चलाया जाता है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ ILO, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। करते क्या है इसमें? 20 दिनों तक मां और बच्चे को ले आते हैं एक अस्पताल जैसे प्रीमाइसेस में, ठीक है। उनको बताते हैं कि गांव के या जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां के लोकल जो भी व्यवस्था है, जो फल फूल सब्जी मिल रही है, उससे पौष्टिक आहार कैसे बनाया जाए। जैसे आप किसी को पौष्टिक आहार बोलिएगा
तो दूसरा जो आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो है गरीबी। ये गरीब होगा तो सर नहीं खिला पा रहा होगा, ठीक है। हेल्थ का गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो उसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना तुम्हारी बुद्धि से है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या खाना है। जो मूली का पत्ता है उसका क्या कॉस्ट होगा किसी भी मार्केट में? लगा फ्री है, राइट। मूली का साग, वो तो मूली लेते हैं तो पत्ता दे देते हैं दुकानदार को, ऐसे फेंक देते हैं। उस पत्ते का सब्जी बनाइए और बच्चे को खिलाइए। दैट इज द बेस्ट फूड, दिट हैज नो कॉस्ट। गांव में जो भी सब्जी अवेलेबल है उस वक्त उगा हुआ है, जो भी, उसको लाइए और बच्चों को खिलाइए। ड्राई फ्रूट्स बाकी चीजें भूल जाइए, उसका कोई यूज नहीं है। मुरमुरे का आटा, और 20 दिनों तक बच्चे का वजन का ग्राफ लिया जाता है, माता का भी बच्चे का भी। अगर वो 20 दिनों में 250 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास बढ़ गया वजन बच्चे का, तो फिर वो एक बार जब आप देखिएगा आपके शरीर में भी जब आप वजन बढ़ने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आप पानी भी पीजिएगा तो वजन बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी अडेप्ट हो गया है आपका खाने को लेकर, और फिर आप वजन बढ़ने जाएगा। और एक बार जब घटने के क्रम में आइएगा तो घटते ही चले जाइएगा। बच्चों के साथ भी वही है। एक बार उसको वजन बढ़ने लगा 20 दिनों में 250 ग्राम, तो फिर वो उसको फिर माता को बता दीजिए ये चीजें खिलानी है, इतनी बार खिलानी है, ऐसे खिलानी है, फिर उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर वो बच्चा वहां रखा गया और तब भी उनका वजन नहीं बढ़ा तो क्या केस हो सकता है? बोलिए, एनी आइडिया? ट्यूबरकुलोसिस इज अ रेडिकल ट्यूबरकुलोसिस और सिस्टमेटिक ट्यूबरकुलोसिस। दो तरह की बीमारियां उस बच्चों को होगी। अगर किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या किसी व्यक्ति का वजन लगातार प्रयास करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसे ट्यूबरकुलोसिस की जांच करवा लेनी चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस में वजन नहीं बढ़ता है, अगर वो ट्यूबरकुलोसिस में है बच्चा तो उसको रेफर कर दिया जाएगा अस्पताल में, और फिर उसका ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चलेगा और तब जाके उसका वजन बढ़ेगा। अदरवाइज चूंकि अगर खाने से वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब उसके शरीर में कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, वो ट्यूबरकुलोसिस। वो रैंडम भी आप देख लीजिए, किसी भी इंसान का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है लगातार तो बोला जाता है कि आप टीबी का इलाज करा लें। टीबी हर अलग अलग तरह के होते हैं, बस वो मोटा मोटी सिम्टम एक इसका होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब नेशनल हेल्थ मिशन डिजाइन किया गया था तो सोचिए एक हेल्थ मिशन का आप जब डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो कितना सारा उसमें काम है। बच्चों का न्यूट्रिशन, HIV एड्स, अभी आपने देखा ना कि रेंज ऑफ वर्क कितना ज्यादा है। मिला जुला के पूरा का पूरा मंत्रालय की तरह एक सिर्फ मिशन है। अगर नेशनल हेल्थ मिशन का डायरेक्टर होगा कोई तो सोचिए उसको कितना काम करना होगा। तो आपसे जब सवाल पूछे कोई कि आप भारतीय राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के बारे में लिखे, तो जवाब जैसा हम लोग पीजी में देते हैं और हमारे पीजी के स्टूडेंट जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, तत्कालिक मंत्री ने इसका, अरे वो तो गूगल पे हमें भी पता है। और इसकी स्थापना कब हुई से ज्यादा क्यों हुई पे इंपॉर्टेंट है। कब हुई है तो हमें पता है, क्यों हुई, उसमें और कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो कोई नहीं लिख रहा है। आप उस पर लिखिएगा कि इसमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब सिर्फ एक नेशनल हेल्थ मिशन दे देना तो आप समझ जाइए कि आपको कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और इवेंट के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और तब अंत में एक सामूहिक चर्चा कीजिए कि बिहार की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। नेशनल हेल्थ मिशन पूछने का मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, वो बिहार और नेशनल हेल्थ मिशन के बीच दूरी कितनी है या अभी तक हम कितना पार्ट पाए हैं उसके बारे में जानकारी चाह रहा है। और इस पे डेविएशन मत रखिएगा कि गरीब और ओपिनियन मत दीजिएगा कि गरीबी के कारण लोग कुपोषित हैं। बोलिए कि जानकारी नहीं है इसलिए कुपोषित है, कुपोषण का ये स्थिति है, हम कुपोषण के लिए ये कर रहे हैं, बिहार सरकार की ये योजनाएं हैं, हमारी मतलब जो मान्यताएं भी हैं वो भी कई एक बार इसमें आती है। तो इस हिसाब से आई थिंक आप लोग को जवाब देना चाहिए। मतलब एक हेल्थ का एग्जांपल दिया, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का सवाल आएगा आर्थिक को लेके, तो उसमें क्यों समस्या आई थी, क्यों बैंक में खाता नहीं है, क्यों इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन यहाँ पे कम है, उस पर आपको पूरा जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश कीजिए। मैं एक सैम्पल आंसर जो है वो दे दूंगा आपको, उसमें
कोशिश कीजिएगा कि उसको भी देख ले एक बार। अभी तक जितना हुआ उसमें कोई क्वेश्चन? सर अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एनएचएम की रूपरेखा तैयार करें राइट। तो उसको किस प्रकार से? हाँ, तो रूपरेखा में ऐसे तैयार किया जाए कि पहले तो हम राष्ट्रीय जो उद्देश्य है उसको लेंगे और ये इतना लचीला बनाएंगे कि राज्य उसको अडेप्ट कर सके। हर राज्य और हर जिले का एक अपना विस्तृत समस्या है, तो राष्ट्रीय स्तर की लक्ष्य को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि राज्य उसको अडेप्ट करे और राज्य अपने जिला स्तर तक उसको ले जाए, पहला। दूसरा, जो अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें से कुछ प्रोग्राम में तेजी लाने की जरूरत है और कुछ प्रोग्राम को बंद कर देने की जरूरत है, जिसका कोई खास अब ऑब्जेक्टिव बचा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी भी हम कोविड को लेके बोले या कोविड को लेके ज़्यादा प्रचार प्रसार करें तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा। मतलब कुंभ के बाद तो लगता नहीं कि कोविड बचा है धरती पे, तो वो बंद कर देना चाहिए। जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेके है। आज के ज़माने में जो सुसाइड और बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन उस पर बहुत कम काम कर रहा है। हेल्थ पर कोई बात नहीं करता है कि मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नंबर और ये सब्जेक्टिव नंबर्स आपके बाकी ऑब्जेक्टिव को बता देगा, दिमाग में जो चीज़ चल रहा है वो कैसे पता चलेगा। सो नेशनल हेल्थ मिशन मेंटल हेल्थ पर बहुत कम काम करती है। हमारे यहाँ काउंसलर के पास जाने का मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। तो अगर आपका है कि उसकी स्ट्रक्चर को बनाइए, तो स्ट्रक्चर दोनों लेवल पर बनाइए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाइए, ये चीजें हैं, कैडर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाइए और बीसीसी पे भी काम कीजिए। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि जो आप सीखे हैं उसके व्यवहार में बदलाव आए, तब जाके नेशनल हेल्थ मिशन का आएगा। और इन सब के अलावा सीधा सीधा है ना कि आप कोई भी सवाल पूछे आपसे, आप उसको दो भाग में बांट लीजिए। पहला भाग, अगर वो योजना से मैं बोल रहा हूँ खासतौर, बाकी चीजें सवाल नहीं, कोई भी योजना पूछे आपसे, स्कीम पूछे, मिशन पूछे, उसको दो भाग में बांट लो। एक उसके आंकड़ों वाला पार्ट, किसका डेटा कितना कितना है, मनरेगा में कितना रुपया खर्च हुआ, कितना लोगों को रोजगार मिला, कितना कार्य दिवस सृजित हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। उसके बाद जो काम हुआ, जो मजदूरों को रोजगार मिला, उससे उसकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ। मतलब एक अचीवमेंट लिखना। अभी तो अचीवमेंट ही लिखना है, पहला तो सिर्फ अचीवमेंट लिखना है। दूसरा में लिखिए कि जो पहला अचीवमेंट नंबर के अचीवमेंट, दूसरा अचीवमेंट भौतिक बाकी चीजों के अचीवमेंट, तीसरा पोर्शन में लिखिए कि इससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। कोई भी परियोजना पर लिखने के पहले दो चार शब्दों का इस्तेमाल बहुत संभल के कीजिएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जब मैं वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट था तो मैं मनरेगा में गया था एक जगह इवेल्युएशन करने के लिए बख्तियारपुर में, तो खैर नाम नहीं लेना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम थी वहां पर, तो मैंने उस प्रॉब्लम को बहुत साफ साफ शब्दों में लिख दिया था कि देयर इज अ लेवल ऑफ करप्शन दे हैव लूटेड द गवर्नमेंट मनी ऑल दिस। सो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आपने लिखा है, सही लिखा, हुआ ही वही था, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, पूरा तंत्र इस पर काम कर रहा है। कुछ लोगों ने खराब किया होगा, हर लोगों ने तो खराब नहीं किया होगा। तो मैंने पूछा कि तो चोरी को चोरी ना लिखूं तो क्या लिखूं? चोरी को चोरी लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि लीकेज लिखो। ट्राई टू फाइंड वर्ड जो हार्श ना लगे, ठीक है, सच लिखना है। मनरेगा अगर आपको लगता है, आई डोंट नो कि मेरा ओपिनियन है, अगर मनरेगा आपको लगता है कि सर ये अच्छा प्रोग्राम नहीं है, तो आप लिखिए कि ये संतोषजनक कार्य नहीं है, या संतोषजनक उपलब्धियां इसमें नहीं हासिल हुई है, या औसत से कम दर्जे का ये कार्यक्रम है। ठीक है, शब्दों को इस तरीके से डाल के आप माइल्ड कीजिए, ताकि अगर खराब लिखना है तो अगर आप मतलब किसी को खराब बोले तो आप क्या कहिएगा कि आपका शर्ट जो है वो औसत दर्जे से नीचे का है, तो मतलब क्या हुआ, खराब है। खराब तो मैंने बोला ही नहीं, वैसे ही आपको डालना है। अगर खराब लिखना है तो क्रिटिसाइज करना है अगर तो उसको, तो आप इस तरह के शब्दों को लिखिए कि हम अभी भी भारत के औसत से बहुत नीचे हैं, औसत वर्क हुआ है, औसत दर्जे से कम का कार्य हुआ है, संतोषप्रद नहीं है, अलोकप्रिय है।
कोई पॉपुलर नहीं है ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इस तरीके से आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनग्रेड करना है किसी को, अगर अच्छा है तो आप हमेशा यूज़ कीजिए कि ये लोकप्रिय प्रोग्राम है, इसकी काफ़ी अच्छी पहुंच है, लोग इससे जुड़ना पसंद करते हैं। साइकिल योजना एक लोकप्रिय प्रोग्राम है, मैक्सिमम अप्रोच है। हिंदी में लिख रहे हैं तो लोकप्रिय बोलिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पॉपुलर यूज़ कीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को, लेकिन डेटा भी जरूर डालिएगा, नंबर्स डालने पड़ेंगे। ये सिर्फ आर्ट्स वाला पेपर नहीं होगा कि बिना नंबर के चल जाएगा। एमएमआर कितना है लिखना होगा, 886 है या 986, 886 बिहार का है, इंडिया का कितना है, सबसे लोवेस्ट किसका है या सबसे हाईएस्ट किसका है, ये लिखने के बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है। मुझे लिखने के लिए बोला जाए सर नेगेटिव एक्सपेक्ट में ना, तो मैं सिर्फ निगेटिव लिख, क्यों क्यों इंस्पेक्शन किया है कभी? क्या बहुत खराब है सारे लोग मिलकर लूटते हैं उसमें। तो तुम क्लासरूम में इसको क्या ही बोला जाए, आप तो लूट कम हो गई है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चलो एकदम उसकी एक चीज पता होती है कि कहाँ पे क्या उसको कौन किस स्तर से लूट सकता है। मतलब कि अगर बोला जाए सर प्रतिनिधि से लेकर के, जनप्रतिनिधि से लेकर के ऑफिसर्स तक, कहाँ तक उसको लूट सकता है। मैं एक जगह विजिट कर रहा था मनरेगा का, हैदराबाद में NIRD है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, उसका मैं ऑब्जर्वर था। तो मैं गया था मनरेगा में एक जगह विजिट करने के लिए, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का मछली का दाना बिल बुक किया हुआ था। तो कहा 1.5 लाख रुपए का मछली का दाना, तो पोखर जो होगा, तालाब जो मनरेगा से आपने खोदा, वो बहुत अच्छा होगा। 1.5 लाख रुपए का मछली का दाना है, तो मछलियों का दर्शन हो जाए, एक आध मछली हम भी देख लें। तालाब पोखरा देखना अच्छा ही लगता है। तो मैं भी गया, तो मुझे ले ही नहीं जा रहे, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं, कभी खाना खिला रहे हैं, कभी भाई तुम कुछ भी कर लो, पोखरा तो मैं जाऊंगा और मछली से जरूर मिलूंगा। तो लेके मुझे गए खेत में, और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। बोले कि यही है सर। हम कि तो ये क्या है? तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को गाली देते हुए कहा कि बड़ी बदमाश है, सब भर दिया है, क्रिकेट खेल रहा है। हम कि पूरा पोखर भर दिया, 12 फीट गहरा पोखर, जिसको करने के लिए आपने लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए, और ये छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से भर के क्रिकेट खेल रहे हैं। वो तो ठीक है, मछली दाना तो बोला कि अब सब समझ ही रहे हैं, तो हम क्या ही बोले आपको, आप देख लीजिए, आपको ही पटना जाना है घर, हम कि जाना तो है तो मैं चुपचाप चला आया। तो ये स्थिति है। अब पोखर भी बन गया था, उसमें और भी उन्होंने योजना डाली हुई थी, उसको बाउंड्री वॉल कराने वाले थे, और वो कैसा खेत था या क्या था, आई डोंट नो। तो सच बात है, स्थितियाँ बहुत खराब भी है। और किसी सांसद महोदय ने शायद लोकसभा में कहा था कि इसमें करना क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मनरेगा में एग्जैक्ट करना क्या होता है, आपको पता है? और कोई बताए एग्जैक्ट करना क्या होता है मनरेगा में? करना क्या होता है मैम? आप होता क्या है मनरेगा में? सर जैसे मतलब जनरल एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि इसको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, कम से कम तो ठीक है, रोजगार मिले, रोजगार में गया कोई व्यक्ति, वो करेगा क्या? उसको तो सर वर्क नहीं है, कुछ मिट्टी का कोई काम करेगा। क्या मिट्टी का काम? दोनों है सर, वनीकरण भी है और मिट्टी भी है, दोनों। क्या क्या है? वनीकरण मतलब प्लांटेशन, ओनली 10% ऑफ वर्क। दूसरा क्या करेगा? मिट्टी निकालने को और दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? अरे गड्ढा करेगा। सर जैसे आपने बोला तालाब, तो तालाब बनाने के लिए तो तालाब बने, नहर बने, उसको गड्ढा ही करना है। दूसरे सर आदमियों को तो जरूरत पड़ेगा ना सर, उन लोगों को भी तो उन लोगों को डेटा बना दिया, कितने लोगों को काम दिया। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई पूछे कि मनरेगा करना क्या है, तो गड्ढा ही करना है, कुछ नहीं करना है, लिटरली यही है। अब उस गड्ढा में आप तालाब, पोखर या रोड को ऊंचा करने के लिए तुम जैसे, अच्छा उन क्लास में बोले से हिचकिचा रहा होगा कि मतलब मिट्टी का, क्या मिट्टी का काम करेगा? मजदूरी, कुछ मजदूरी में क्या, मजदूरी तो ईटा भी ढोया जाता है। नहीं, सड़क बनाए तो ईटा नहीं ढोना है। मनरेगा में कोई पक्का वर्क नहीं होता है, मनरेगा में खरंजा का काम नहीं हो सकता है, मनरेगा में ढलैया का काम नहीं हो सकता है। मैडम गड्ढा करेंगे तो मिट्टी कहीं तो डलाएगा, तो करना है सिर्फ गड्ढा करना है, दूसरा कोई काम नहीं है। और अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझो,
गड्ढा करना जो है ना, वो मजाक में थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा था ताकि बहुत सीरियस हो गया था क्लासरूम। गड्ढा करना, एक सीएफटी समझते हो, सीएफटी समझते हो, क्यूबिक फीट, 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा, इसको एक सीएफटी बोलते हैं। एक व्यक्ति को अब एवरेज निकाला जाए, अलग अलग जो जेई होते हैं वो मिट्टी का टेक्सचर नाप के बताते हैं कि कितना मिट्टी सीएफटी काटिएगा तो एक काम आपका 1 डे का वर्क कैलकुलेट किया जाएगा, वो अप्रोक्स आता है 80 सीएफटी एक व्यक्ति का। अगर जो जिम भी जाते होगे ना तो ये बाइसेप सेम डे बन जाएगा अगर कुदाल चला दी इतना तो। इट वॉज सच अ टीडियस वर्क। ये 2 लोगों का बोलता है कि महिला और पुरुष दोनों मिला के करें, चलो मतलब महिला जो है वो मिट्टी फेंक देगी और पुरुष जो है वो मिट्टी काटेगा, मतलब जो सॉफ्ट मिट्टी का बोल रहा हूँ। अगर टफ मिट्टी का भी होगा तो कहीं पर 30 सीएफटी से कम का काम नहीं है। 30 सीएफटी भी तुम समझ रहे हो? यू कैन इमेजिन, मतलब दे दूं पतले दुबले लड़कों को होता तो उसका तो उस दिन का हाथ उठेगा ही नहीं 2-4 दिन तक, भले जिम में जाके कितना भी बेंच प्रेस मारता हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इतना मैनुअल वर्क है। और ये याद रखिएगा, इसमें मैं मनरेगा को पूरा पढ़ाऊंगा, कोई भी पक्का वर्क नहीं होगा, कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुदाल मिलेगा और गड्ढा करना है, बस गड्ढा करना। सर नहर ही मान लीजिए बनाना है, नहर की खुदाई होगी ना तो मिट्टी मिट्टी को ऊपर डालेगा तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। और इसमें जो मैम ने कहा और बाकी जो करप्शन का लेवल क्या है कि जो मिट्टी कोड़ने का गड्ढा करने का काम दे दिया गया, एक जेसीबी को कितना मिनट लगेगा ये काम करने में? सब लोग जेसीबी से ही करा लेता है। कितना मिनट कितना लगेगा ये बताइए? 30 सीएफटी मिट्टी काटना एक जेसीबी को कितना देर लगेगा? 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जब शुरू करेगा 1 फीट लेके तो 3 बार में तो 30 सीएफटी ऐसे ही कर देगा। 2.5 घंटा में तो 50 मजदूर का काम समाप्त। अब मजदूर से डील कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं। तो लेवल ऑफ कर, और वो बहुत आसान है पकड़ना। जेसीबी काम करती है ना तो उसका दांत का दाग रह जाता है, वो बहुत विजिबल होता है, वो इतना आसानी से हटता नहीं। वो दिख जाएगा कि मशीन का है या कुदाल का है, बट ऐसे ही सरकार चल रही है। एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेकिन आपको दोनों चीज लिखना है। अब इसके दूसरे पक्ष को भी है, एक तो पहले दूसरे इसमें आपको विषम बेरोजगारी भी लिखना होगा। अगर जब आप मनरेगा लिखेगा कि जो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट था उससे बचा हुआ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था उससे बचा हुआ। इसके एक तर्क तो ये दे दिया कि जेसीबी का इस्तेमाल नहीं है, जल्दी जल्दी होना चाहिए। दूसरा तर्क ये लोग देते हैं कि क्यों जेसीबी का इस्तेमाल करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्टिव नहर बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव रोजगार देना है। तो फिर आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं ये बात बोल के कि आप जेसीबी से क्यों नहीं बनवा रहे हैं पक्का काम है ही नहीं। मेरा काम है कि गांव की जो मूलभूत संरचना है उसमें कुछ सुधार करने के लिए बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दूं। गांव का बेरोजगार मजदूर क्या काम करेगा? अनस्किल्ड ही काम करेगा ना, खेतीबाड़ी ही करेगा। तो खेती में गड्ढा तो कर ही लेगा, इसलिए गड्ढा काम दिया गया है। और गांव में गड्ढा काम हर वक्त निकलते रहता है। पैन है, उसकी उड़ाई करनी है, सड़क का निर्माण करना है, तो मिट्टी का काम करना ही है। दूसरा, जेसीबी जल्दी कर लेगा, क्यों जल्दी कराना है? मुझे 3 महीना तक तो उनको बेरोजगार देते ही रहना है ना, तो मैं उसी में रोजगार दूंगा। दूसरी बात, जब मिट्टी का काम, कच्चा काम पूरा हो जाता है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उस पर पक्का काम शुरू हो जाता है। तो रेसिप्रोकेट है ये, उसमें पक्का काम मनरेगा से नहीं होगा लेकिन दूसरी योजना से तो हो जाएगा ना। यहां सड़क बनाना है, यहां मिट्टी डाल दिया गया, अब प्रधानमंत्री सड़क योजना से उसको पास हो गया है तो उस पर पक्का रोड बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड। दैट इज द होल आइडिया। तो उसको क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा से पता है कि ये डिमांड ड्रिवन है, हम मजदूरों को, बेरोजगार मजदूरों को दे रहे हैं तो हमें वो देना चाहिए। और डिमांड ड्रिवन अगर नहीं है तो फिर उसको लगता है कि हमें मशीन से कराना होगा। और हमें क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना है तो मनरेगा उसके लिए नहीं है। हम रोजगार देना है तो मनरेगा उसके लिए है।
ठीक है। बट मनरेगा का पूरा डिटेल, कितना CFT काटना है, क्या क्या फैसिलिटी होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक दिन का जो दिहाड़ा है उसका रेट ऑफ क्या होगा वेजेस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फर्स्ट क्लासेस मेरे लिए आज काफ़ी ये हो गया, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये कर लेंगे। और कोई टॉपिक बताइए जिसमें आप लोग को दिक्कत हो या कोई स्कीम। डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या योजना चल रही है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ठीक है, हम लोग को पता नहीं। डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन योजना चल रही है? ठीक, राइट। जीविका वगैरह के बारे में पूरा डिटेल में पूछेगा। वही बात है, समझ गया मैं, उनकी बात को समझ गया। लिस्ट ऑफ स्कीम्स, आई थिंक हाँ इम्पोर्टेंट एक लाइवलीहुड भी है। जीविका भी एक बहुत बड़ा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक बड़ा योजना है और उससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और बिहार में काफ़ी काम भी हो रहा है उस पर। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से पूछा जाएगा। ठीक है, जीविका से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा अभी सर सबसे पॉपुलर जीविका ही है, सबसे अच्छा प्रोग्राम। राइट, सर ये अंतरिक्ष मिशन वगैरह वो सब वो इसी में योजना में आता है? नहीं अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है वो। उसमें वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जनमानस से कनेक्ट नहीं करता, वैसे कनेक्ट नहीं करता है, मौलिक तौर पे कनेक्ट करता है, भौतिकी तौर पे मतलब फिजिकली वो कनेक्ट नहीं करता है। जैसे जनधन योजना आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, ठीक है, जीविका का जो मिशन है वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, हेल्थ मिशन कनेक्ट करेगा, तो वो है जीविका इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बिहार लाइवलीहुड मिशन जो है वो मैं आपको डिटेल करा दूंगा, उसमें और डिटेल में भी बता सकता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन और ऐसा रहेगा तो। 10 साल पूरे होने वाले हैं इस साल का, वो सब ठीक, और ऐसे कोई और योजना जो आप कभी पढ़े हो और आपको ठीक से नहीं समझ में आया हो? एक तो जीविका आपने बोला, तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं जीविका में सहरसा का DPM था, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक में गया और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। तो मैं जीविका रियली बहुत अच्छी है। मैं तो DPM था उसका, सहरसा में मैं देखता था उसको, तो मतलब वो अच्छा है। और कोई योजना जो आपको समझ में ना आ रहा हो? कोई पढ़ा है कोई योजना हाल फिलहाल में जिसको नहीं? देखना पड़ेगा सर कि अभी करंट में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, योजना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम NRLM जो जीविका के नाम से प्रचलित है बिहार में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वो मैं आपको कराता हूँ। और आप भी कुछ देख के आइएगा, टॉपिक कुछ ऐसा ना समझ में आया हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।